हर सुबह एक नया जख्म, एक नया दर्द। तो पुरुष से लड़ रहे हैं, पर लगता है कि अच्छा ही होगा जो होगा। क्या कारण है कि लोग अपने यंग बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं? कितने सालों की पॉलिटिक्स जब हिलती है, एक नैरेटिव हिलता है, तो लोग दुश्मन तो आपके बनेंगे ही। बट आई हैव साइंड अप फॉर इट, तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? गोपाल पाठक का भी कैरेक्टर आपने दिखाया है, उनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी क्यों इतना कवर नहीं किया, या इतना इजीली क्यों नहीं मिलता है जो आपने मूवी में दिखाया है? खास तौर पे जो हिंदू सोसाइटी है उसके साथ एक साइकोलॉजिकल इशू है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाल की खाल क्यों उतारें, जो हो गया सो हो गया। कौन ऐसा यंग स्टूडेंट है इंडिया का जो कि पार्टीशन के रियल ट्रूथ को नहीं जानना चाहता? लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट हो और जो यंग जनरेशन है वो इसको देखें। इस फाइल्स के पीछे की क्या स्टोरी है? सामने लगे हुए था हमारा एम्बलम, 3 शेर सरकारी दफ्तरों में लगा रहता है। तो मैंने कहा ये 3 शेर का क्या अर्थ है, हमने इसको क्यों चुना अपने एम्बलम के लिए? लेकिन एक और शेर है, चौथा शेर, जो दिखता नहीं। कौन है वो चौथा शेर? आप सोचिए, शास्त्री जी के परिवार को आज तक नहीं पता उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, वो उनको क्लोजर ही नहीं मिला उसका। तो ये जज्बा आता कहाँ से है? आपको पता है कि आप नेक्स्ट कोई मूवी बनाओगे, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लेके आएगी। कुछ खोने का डर नहीं है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं मुझे उसकी चिंता नहीं है। बस मेरे को यह है, मेरी जो ऑडियंस है मैं उसको निराश नहीं करना चाहता। मनुष्य का इतिहास आप 5000 साल मान लीजिए। एक सोसाइटी है जिसको प्रताड़ित किया गया और गुलामी करवाई गई उसको, और उसके सारे राइट्स छीन लिए गए, वो है हिंदू कम्युनिटी। लेकिन ये हमारे बच्चे नहीं जानते। अच्छा, ये विवेक अग्निहोत्री की मूवी है तो कोई बोलता नहीं ये तो पूरा एक पोलराइजेशन है, एक टाइप की ऑडियंस ही इसको देखेगी। मुझे बहुत सारे मुस्लिम यंग लड़के लड़की आके मिलते हैं। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसपे माइनॉरिटी ने 1200 साल तक राज किया है और मेजॉरिटी प्रताड़ित हुई है। कभी इस एंगल से हम सोचते नहीं है। अगर इस दर्द की कहानी सिर्फ इसलिए नहीं बोली जाए कि भाई आप डरते हैं कि कुछ राजनीतिक दल या कुछ लोग जो हैं आपके पीछे पड़ेंगे, आपको ट्रोल करेंगे, इस डर से कब तक हम खामोश रहेंगे? किसी को तो आहुति देनी पड़ेगी, किसी को तो कूदना ही पड़ेगा आग में। तो मैंने कहा चलो मैं ही करता हूँ ये काम। एज अ फिल्म मेकर कैसे बैलेंस मेंटेन करते हो कि कितना लेवल तक या रियलिटी दिखा पाओगे? देखिए, जो दिखाता हूँ वो तो रियल दिखाता हूँ। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। आपको मैं गारंटी करता हूँ इस फिल्म के बाद आप देखिएगा कि भारत का जो एक सोशल इक्वेशन है थोड़ा सा तो शिफ्ट होगा। नमस्ते इंडिया, आप देख रहे हैं नो द नेशन पॉडकास्ट गरिमा के साथ। कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि इतिहास की धूल झाड़कर हमें आईना भी दिखाती है। एक फिल्म जिसने दशकों से दबे कश्मीर के जख्मों को खोला, द कश्मीर फाइल्स। एक फिल्म जिसने भारत के प्रधानमंत्री की रहस्यमयी मौत को सवालों के कटघरे में रखा, द ताशकंद फाइल। और अब एक फिल्म जो हमें दिखाने वाली है कि सत्ता की भूख और राजनीति किस तरह से बंगाल की सड़कों को खून से रंग देती है, द बंगाल फाइल्स। ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये एक ट्रायलॉजी है, साहस की, सच्चाई की और उस सिनेमा की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस ट्रायलॉजी के पीछे हैं वो फिल्म मेकर जिन्होंने कहानियों को बहस में बदला और बहस को आंदोलन में। आज नो द नेशन के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं वही आवाज, वही सोच, वही विजन, श्री विवेक अग्निहोत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नो द नेशन पॉडकास्ट में आने के लिए सर। थैंक यू गरिमा, आपने मुझे बुलाया, मेरा सौभाग्य। कैसी चल रही है बंगाल फाइल्स की तैयारी कि अब तो बस यानी विदाई, बेटी की विदाई का जैसे वक्त आ जाता है वही हो गया है। इस वक्त में बस ये रहता है किसी तरह से कार्य संपन्न हो जी, उसमें लगाऊं, लेकिन बाधाएं बहुत हैं, अड़चने बहुत हैं और तरह तरह की रोज खड़ी हो जाती हैं। तो हर सुबह एक, जब नहीं कहते हैं उसमें चलता है जो सोशल मीडिया में, हर सुबह एक नया जख्म, एक नया दर्द। तो पुरुष से लड़ रहे हैं, पर लगता है कि अच्छा ही होगा जो होगा। जी बिल्कुल, हम आशा करते हैं 5 सितंबर को बॉक्स ऑफिस हिट हो आपकी मूवी द बंगाल फाइल्स। हिट तो मैं इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट हो और जो यंग जनरेशन है
खास तौर पे जिसे जेनजी बोलते हैं, वो इसको देखें, क्योंकि ये उनके लिए, उनको ही मैंने दिमाग में रख के बनाई कि उनको ये ट्रूथ जो है हिस्ट्री का, जो हमारे सिविलाइजेशनल एक ट्रोमा है हमारा, जो एक दर्द है, पीड़ा है, जो एक हमारी वेदना है, वो उन तक पहुँचे, उनको समझ में आए कि आज जहाँ वो बैठे हो किस कारण से बैठे हुए हैं, उसके पीछे पीछे क्या गया है, और अगर वो नहीं सतर्क हुए तो आगे क्या होने वाला है। ओके विवेक जी, अलग अलग यूनिवर्स पे बात हो रही है, मतलब आजकल जो सिनेमा है वो ये कॉप वर्स आ रहा है, एस्पियोनाज वर्स आ रहा है, हॉरर वर्स आ रहा है, तो बेसिकली एक टाइप का सिनेमा चल रहा है। आप एक नया चीज़ लेके आए हो, फाइल वर्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स, हमने ताशकंद फाइल्स देखी, हमने द कश्मीर फाइल्स देखी, जो पार्लियामेंट से लेके ड्राइंग रूम तक का पूरा डिस्कशन का मुद्दा बना। और आपकी मूवीज़ में क्या होता है कि सिनेमा स्टोरी के साथ साथ एक पूरा एक ड्राइव चलती है, सोशल ड्राइव चलती है। तो इस फाइल्स के पीछे की, इस ट्रायोलॉजी की क्या स्टोरी है? ये ऐसा हुआ था कि सन 2012 की बात है मेरे ख्याल से। मैं एक कुछ हमारा केस चल रहा था, तो सरकारी दफ्तरों में डील करना पड़ता था, तो फाइल ही नहीं बढ़ती। आपने सुना होगा इनकम टैक्स में कि फाइल नहीं बढ़ रही है वो। तो मैं बड़ा परेशान था उसको, मैंने कहा यार ये सारा हिंदुस्तान फाइलों में ही दब के रह गया है। और मैं बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था, उन्होंने बोला कि थोड़ी देर वेट करिए, तो मैं बैठा इंतज़ार कर रहा था वहाँ पे। तो सामने लगे हुए था हमारा एम्बलम, 3 शेर। अच्छा। जिनसे मिलने का इंतज़ार कर रहा था, उनकी कुर्सी के पीछे ऐसे 3 शेर लगे हुए थे। हमारा एम्बलम सरकारी दफ्तरों में लगा रहता है जी। तो मैंने कहा ये 3 शेर का क्या अर्थ है, हमने इसको क्यों चुना अपने एम्बलम के लिए। तो मैंने कहा आखिर ये 3 शेर क्या, किससे रक्षा कर रहे हैं हमारी, क्या कर क्या रहे हैं। ऐसे ही बैठे उत्पाती दिमाग क्रिएटिव लोग का होता है, सोचते रहते हैं। तो मैं बहुत सोचता भी, मैं जनरली करता हूँ इमेजिन। तो मैंने कहा ये डेमोक्रेसी के रक्षक अगर हैं, तो डेमोक्रेसी की ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसकी रक्षा कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की कौन सी वो 3 बातें हैं जिस पर डेमोक्रेसी खड़ी है, वो स्तंभ क्या है। तो पहला है सत्य, ट्रूथ, क्योंकि जब तक ट्रूथ नहीं होगा जस्टिस नहीं हो सकती, है ना, सत्य जाने बिना। बिल्कुल। और ट्रूथ और जस्टिस के बिना, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस या फ्रीडम, फ्रीडम से मतलब है राइट टू लिव, वो नहीं हो सकता। नहीं तो फिर जिंदा तो गुलाम भी रहता है जी। राइट। जिंदा तो हम आज़ादी के पहले भी थे, जिंदा तो हम मुगल शासन में भी थे। तो ऐसा क्या हमने लाखों लोगों की जान दी, खून बहाया, फांसी चढ़े, तो ऐसा क्या आज़ादी में है, ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में। तो ये 3 शेर, तो मैंने एक ट्रिलॉजी की कल्पना करी और अनाउंस करी। वर्ल्ड में बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जिनने ट्रिलॉजी बनाई है। भारत में सत्यजीत रे ने बनाई है और मणि रत्नम साहब ने बनाई है, लेकिन अनाउंस करके थीमेटिक की मैं बनाऊंगा 3, ऐसी शायद ही किसी ने बनाई है। बन गई एक के बाद एक थीम में। तो मैंने कहा पहली नाम हम कुछ नहीं पता थे, मैंने कहा पहली फिल्म बनाऊंगा राइट टू ट्रूथ के ऊपर। क्या हमारी डेमोक्रेसी में राइट टू ट्रूथ है, और दूसरी बनाऊंगा राइट टू जस्टिस के ऊपर, और तीसरी राइट टू लाइफ के ऊपर। और ये अनाउंस फिल्म्स थी। तो हमने पहली फिल्म में एक्सप्लोर किया, हमने कहा कि भाई अगर भारत के, तो मैंने कहा लेकिन इसमें ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे कि जिससे ये बात साबित हो, लोगों के दिमाग तक पहुंचे कि भाई राइट टू ट्रूथ कितना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो मैंने कहा कि अगर भारत के 2nd प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु के कारण पे ही संदेह है और उसका सत्य नहीं पता, 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हमें कोई शौक नहीं है जानने का कि भाई उनको जहर दिया था या उनकी हत्या हुई थी। लेकिन आप सोचिए शास्त्री जी के परिवार को आज तक नहीं पता उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, वो उनको क्लोजर ही नहीं मिला उसका। तो आपके पिताजी के साथ अगर विदेश में ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप जिंदगी भर जी नहीं पाएंगे इस दुख से कि भाई हुआ क्या। तो मैंने कहा राइट टू ट्रूथ, तो हमने वो मुद्दा उठाया और बड़ी मुश्किलों के बाद किसी तरह से वो फिल्म जाके अल्टीमेटली 2018 में रिलीज हुई, कई साल बाद। फिर हमने दूसरा मुद्दा राइट टू जस्टिस पे उठाया, हमने फिर स्टडी किया। तो मैंने कहा ये जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, इसको 35 साल तक जस्टिस नहीं मिली है, अपने ही घर से निकाल दिए गए, जेनोसाइड हुआ। तो अगर अपने देश के मूल निवासियों को ही 35 साल तक अपने घर से निकालने पर जस्टिस नहीं मिलेगी तो आम आदमी कहाँ जाएगा। तो हमने राइट टू जस्टिस पे वो फिल्म बनाई, और अब जो बना रहे हैं वो राइट टू लाइफ पे बंगाल फाइल्स। और रीज़न वो बंगाल इसलिए है, जानना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसलिए है कि
अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब मैं कहता हूँ पार्टीशन, तुम्हारे दिमाग में क्या चित्र आता है? इंडिया पाकिस्तान और ऑफ कोर्स जो ईस्टर्न पाकिस्तान था हमारा, बांग्लादेश। हाँ, पर अक्सर मैं जब सब पूछता हूँ यंग लोगों से सबसे, तो सबके दिमाग में आता है कि ट्रेन में लोग कट के आ रहे हैं Of और course, किस जगह हो रहा है, तो वो पंजाब सबको दिखता है, पंजाब। क्योंकि हमने फिल्मों में सरदार सिखों को और मुस्लिम लोगों को लड़ते हुए देखा है। गदर फिल्म ज़्यादा, वेस्टर्न साइड की स्टोरी ज़्यादा पता है जी। जबकि ये अर्ध सत्य है। और यही बॉलीवुड ने नुकसान किया इस देश के यूथ का, उनको एक हल्का सा कुछ पकड़ के उसके इर्द गिर्द झूठ मूठ की कहानी बना दी। हालांकि वो झूठ नहीं है, लेकिन अर्ध सत्य है। पार्टीशन जो इंडिया का हुआ है, उसकी जो कुरुक्षेत्र है, जो उसकी रणभूमि है, जिस कारण से हुआ, वो बंगाल है। बंगाल का विभाजन 2 बार हुआ, 1905 में हुआ, फिर 1947 में हुआ, और उसके बाद 1971 में हुआ। तो और वहीं सारा खून खराबा हुआ। तो जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो भी वहीं हुआ था, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन आम आदमी को ये बात पता नहीं है। तो और जो पार्टीशन हुआ था वो पूरा कम्युनल वायलेंस के कारण हुआ। तो पार्टीशन ही हुआ भाई हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे, उसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें हिंदू कैसे रिस्पॉन्सिबल है भाई? हमारा तो सिविलाइजेशन चला रहा है इतने हजारों सालों से। एक कोई लोग बाहर से आए और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे को एक अलग राष्ट्र दे दो। उनने हम पे युद्ध का ऐलान किया, और युद्ध का ऐलान कैसे किया? समस्या ये थी कि जो कलकत्ता है उसको वो हथियाना चाहते थे, लेकिन कलकत्ता में मार्जिनली हिंदू ज्यादा थे। तो जब तो अगर हिंदू ज्यादा है तो कैसे जाएगा पाकिस्तान में? तो उन्होंने बोला डायरेक्ट एक्शन डे करो, जिसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग के नाम से भी जानते हैं, और इतने हिंदुओं को मार डालो कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए। जैसी डेमोग्राफी चेंज होगी, कलकत्ता ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में जाएगा। कलकत्ता तब वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल थी, फाइनेंशियल कैपिटल थी, इंडस्ट्रियल कैपिटल थी, तरह तरह के उपलब्धियां थी कलकत्ता की। तो उन्होंने ये अनाउंस किया। तो हमने राइट टू लाइफ का मुद्दा उसमें उठाया इस फिल्म के अंदर। तो इस तरह से ये 3 शेर की कहानी हुई। लेकिन एक और शेर है, जो चौथा शेर जो दिखता नहीं है, क्योंकि वो मैटर नहीं करता। कौन है वो चौथा शेर? वो है वी द पीपल ऑफ भारत, जिसको छुपा दिया गया है। और ये ब्रिटिश राज के बाद कांग्रेस ने भी वो अडॉप्ट कर लिया। उनके यहाँ भी वी द पीपल की कोई कीमत नहीं थी, और उसके बाद जब आज़ादी मिली, वी द पीपल की कीमत नहीं हुई। ये फिल्म जो है वी द पीपल की वॉइस है, चौथे शेर की आवाज़ है, जो ये 3 ट्रूथ, जस्टिस और लाइफ के बारे में बात कर रहा है इस फिल्म के अंदर। ये तो क्रिएटिव बात हो गई जी। लेकिन उसमें अब फिल्म का जो मुद्दा है वो डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली जेनोसाइड है। और वो जेनोसाइड क्यों दिखाया मैं आपको बताऊंगा बाद में जी। पर वो मुझे लगता है कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और डिफाइनिंग फिल्म है। ये टॉपिक, सजेशन, इसकी रिसर्च, इसका आइडिया आपको कैसे आया? ये अब देखिए, हम ढूंढ रहे थे कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो लाइफ से जुड़ा हुआ है, कहाँ जाएं। ये 20 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा तो हम जा रहे थे शूटिंग करने कश्मीर फाइल्स की, कैंसिल हो गई कश्मीर की। तो हमारी जो रिसर्च टीम थी बैठ गई, क्या करें। तो फिर हम लोगों ने जूम पे काम चालू किया रिसर्च करने का, और बड़ा घूमते घूमते इधर से उधर से बाहर। पर ये तय था कि पार्टीशन के सत्य को लेके आ रहे हैं, क्योंकि सारी राइट टू लाइफ का मुद्दा वहीं बनता है जी। पार्टीशन के ऊपर बनाना ये तय था। पर फिर हम घूमते घूमते पंजाब से करते करते फिर हम पहुंचे असली सत्य की तरफ। 5 साल 5.5 साल अब होने आ रहे हैं। 5.5 साल के रिसर्च के बाद ये आ रही है। और इसमें राइट की किताब हो, लेफ्ट की हो, वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, अफ्रीकन हो, जापानीज हो, कोई सी भी हो, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने सब पढ़ा और बहुत पढ़ा। अब वो लॉकडाउन में करते क्या, इतना पढ़ा हमने, ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से उस टाइम के हेडलाइंस, न्यूज़पेपर्स, हमारी चल भी रही है सोशल मीडिया में डिड यू नो सीरीज, इतना ढूंढ ढूंढ के चीज़ें निकाली कि शायद ही कोई जानता हो ऐसी चीज़ें। और फिर हमने जो डायरेक्ट एक्शन डे के सर्वाइवर्स थे, आज वो 100 साल 102 साल 98 साल ऐसी उम्र हो गई है, कुछ तो लोगों की बेचारों की मृत्यु हो गई हमारी रिसर्च करने के बाद। हमने इंटरव्यू किए, आपने उनसे बात की? हाँ, वीडियो पे सबको टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड किए। फिर हमने बंगाल का दौरा किया, काफ़ी घूमे वहाँ, समझे, लोगों से बात की, यंग लोगों से करी। तो हमने क्या किया, जो चीज़ सब जगह कॉमन थी। भाई देखिए क्या है, अगर आप
एकदम भारतीय मिट्टी से जुड़े अगर इतिहासकारों की किताबें पढ़ें तो आपको कुछ घटनाएं उनमें कॉमन मिलेंगी। बिल्कुल। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो राइट विंग वालों में मिलेंगी, लेफ्ट में नहीं मिलेंगी। कुछ घटनाएं लेफ्ट में होंगी, राइट में नहीं होंगी। गांधी जी का स्वरूप लेफ्ट में अलग होगा, राइट में अलग होगा। नेहरू जी की भूमिका इधर अलग होगी, उधर अलग होगी, माउंटबेटन की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब में कॉमन है, यानी चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कुछ घटनाएं सब जगह कॉमन है। ओके, एक आम आदमी के लिए जैसे 15 अगस्त को आजादी मिली, ये तो कॉमन है, इसमें तो कोई नहीं क्वेश्चन। तो हमने ऐसी सारी घटनाएं पकड़ी जिसमें जो सब जगह कॉमन है। गांधी जी से रिलेटेड वही पकड़ी जो गांधी जी ने लिखी है या उनके सेक्रेटरी ने लिखी है। अच्छा, हम बाहर गए नहीं। ओके। हमने कहा भाई हम क्यों पढ़े, बड़ा सेंसिटिव मामला है। तो और जेनोसाइड की जो खबरें, भैया अतिशयोक्ति भी बहुत होती है कि 10 लोग मरे, कोई कह देगा 200 मरे, कई बार 1000 मरे, कह देंगे 100 मरे। तो कैसे पहुंचे? अब मैं जो भी फिगर बोलूंगा उसे डिस्प्यूट किया जा सकता है। मैं बोलूं भाई अच्छा 1000 लोग मरे, कोई बोलेगा नहीं साहब 10,000 मरे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। कोई कहेगा 100 मरे थे, आप तो 1000 क्यों बोल रहे हैं। किस सोर्स को माना जाए? तो हमने कहा कि उस वक्त कौन ऐसा था जिसका इंटरेस्ट सबसे कम था नंबर बताने में, तो वो थी ब्रिटिश सरकार। तो मिनिमम आपने रखा कि मिनिमम? नहीं, हमने मिनिमम नहीं रखा। हमने जो उस वक्त जिसको सबसे कम इंटरेस्ट था, जिसका स्वार्थ था, हमने उसको पकड़ा, वो थी ब्रिटिश सरकार। अच्छा। तो हमने उसके गवर्नर के पकड़े जिसका नंबर जो उसने दिए हैं, हमने उन नंबर से क्या फर्क पड़ता है। और हमने फोटोग्राफ्स थी। अब उसमें कुछ इंडियन लोगों ने फोटो खींची थी, पर हमने उसको भी इग्नोर किया। हमने वो, क्योंकि अब मुझे पता था कि कश्मीर फाइल के बाद अब मैं थोड़ा शाना हो गया हूँ। उस वक्त मेरे को पता नहीं था कि कैसे सब राजनीति होती है इसके अराउंड। तो मैंने वो फोटोज रेफरेंस के लिए फिल्म में यूज की, जो कि टाइम और लाइफ मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में खींच के छपी थी। क्योंकि आमतौर पे ना हिंदुस्तान में लोग उन्हें क्वेश्चन नहीं करते, कहते उनने किया तो सही होगा, अपने लोगों को क्वेश्चन करते हैं। दुख की बात है, उनको रेफरेंस बना के उनको हमने चित्रण किया। सारे कैरेक्टर्स रियल पकड़े। अब इसका रिसर्च इतना बड़ा है कि इसकी जो समरी है रिसर्च की, एक तो रिसर्च, आपने 100 किताब पढ़ी, उसकी कहीं ये पैराग्राफ यहाँ से वो पैराग्राफ, तो समरी करते हैं ना, इसकी समरी ही 18,000 पन्नों की है, 18,000 पेजेस ऑन कंप्यूटर। फिर उसको और समराइज करके हमने एक बनाया। अभी CBFC को मैंने पूरा रिसर्च दिया, एक एक शॉट, एक एक सीन का, वही इतनी मोटा ग्रंथ है। तो ड्यूरेशन क्या है मूवी की? 3 hours प्लस? 3 घंटे लगभग 15-20 मिनट की है ये। ओके सर, जो हिस्टोरिकल टॉपिक है, अभी जो यूथ है, कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी बोरिंग टॉपिक है, या लगता है कि हम क्यों हिस्ट्री बाल की खाल क्यों उतारें, जो हो गया सो हो गया। सो कितना बड़ा चैलेंज होता है एक फिल्म मेकर के लिए ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना, मतलब मूवी बनाना। ये देखो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि यंग आदमी है तो वो बिल्कुल मूर्ख है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी नहीं मानता हूँ यंग है तो उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। यंग लोग बल्कि ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। जब मैं ताशकंद फाइल्स बना रहा था तो मुझे सारे बॉलीवुड के स्टूडियोज ने कहा, अरे ये यंग लोग क्यों एक 4 फुट के आदमी की कहानी सुनना चाहेंगे, उन्हें लाल बहादुर शास्त्री में क्या इंटरेस्ट है। मैंने कहा इसीलिए सुनना चाहेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है। आपको स्टोरी टेलिंग का एक तरीका होता है। तो अब आप ये देखिए, जो सारे बॉलीवुड के स्टूडियोज ने मुझसे बोला था कि यंग लोग नहीं देखेंगे, ताशकंद फाइल की सबसे ज्यादा बड़ी ऑडियंस यंगी लोगों की है जी। करेक्ट। इस फिल्म का आप लिख के ले लीजिए, यंग लोग इतना ज्यादा, कौन ऐसा यंग स्टूडेंट है इंडिया का जो कि पार्टीशन के रियल ट्रूथ को नहीं जानना चाहता है? संभव ही नहीं है। आप बताने का तरीका होना चाहिए। अब आप उसको अगर बोरिंग तरीके से बताओगे तो वो नहीं सुनेगा। तो इसमें रिसर्च भी बहुत है और बहुत ग्रिपिंग फिल्म है। अभी हमने 12 सिटीज में दिखाई है अमेरिका में। जब इंटरवल में लोग उठते नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता क्या कैसे उठें एकदम से, और फिल्म खत्म होती है तो लोग एक दूसरे को देखते तक नहीं है, किसी जो भी कारण हो इमोशनल, बैठे ही रहते हैं सीट पे। कई स्क्रीनिंग में मैंने देखा कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना, पानी पीते हैं तो पीने जा रहे हैं तो प्लास्टिक थोड़ा आवाज़ करता है तो लोग एकदम चुप करके बिना पानी पिए ऐसे बंद कर लेते हैं। वहाँ बस कैमरे में भी रिकॉर्डेड है वो सब, क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, लेकिन आपको कहीं पता नहीं चलेगा कहाँ गए 3 घंटे 20 मिनट।
हमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बताया जी। और उसमें गोपाल पाठक का भी कैरेक्टर आपने दिखाया है। गोपाल मुखर्जी, हाँ जी, तो उनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी क्यों इतना कवर नहीं किया या इतना इजीली क्यों नहीं मिलता है जो आपने मूवी में दिखाया है? क्या हुआ कि आज़ादी के बाद ना कुछ ऐसा गिल्ट एक देखो, मैं आपको बताऊं, एक भारत में एक प्रॉब्लम है ना, खास तौर पे जो हिंदू सोसाइटी है उसके साथ एक साइकोलॉजिकल इशू है और इसको ध्यान से समझना चाहिए और इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई। उसके पीछे मेरा पूरा जो पर्पस था यही था। विश्व के इतिहास, मनुष्य के इतिहास में, मनुष्य का इतिहास आप 5000 साल मान लीजिए मोटा मोटा, सिविलाइजेशन का, भाषा और ये सब जोड़ जाड़ के 5000 साल के इतिहास में एक सोसाइटी है जिसको सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक परसिक्यूट किया गया और एनस्लेव किया, मतलब प्रताड़ित किया गया और गुलामी करवाई गई उसको, और उसके सारे राइट्स छीन लिए गए, उसको जीने का अधिकार छीन लिया गया। वो है हिंदू कम्युनिटी। लेकिन ये हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानती होंगी, पहले मैं भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता। हमें लगता है अरे देखो ज्यूज के साथ ऐसा हुआ, देखो ब्लैक लोगों को गुलामी करवाई, स्लेव बना लिया उनको। लेकिन क्या कोई ऐसा ज्यू बच्चा मिलेगा जो कि होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता? क्या आपको कोई ब्लैक बच्चा मिलेगा जो कि स्लेवरी के बारे में नहीं जानता? क्या आपको कोई ऐसा जापानीज बच्चा मिलेगा जिसको एटम बॉम्बिंग के बारे में नहीं पता, हिरोशिमा और नागासाकी का? लेकिन 140 करोड़ में अगर कितने यंग पॉपुलेशन है हमारी, जितनी भी है 30-40 करोड़ तो होंगे, यंग लोग ज़्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 98% जो बच्चे हैं, यंग लोग हैं जो 30-35 साल के, उनसे आप बोलिए तो पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा परसिक्यूट हिंदू है, तो मानेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं है ये बात। इसलिए नहीं पता है क्योंकि जब आप इतने साल गुलामी करते हैं तो साइकोलॉजिकली जो है ना, आप डरने ही लगते हैं, आपके दिल में एक डर बैठ जाता है। करेक्ट। तो आज़ादी के बाद हम लोगों ने किसी कारण से अपने ही इतिहास को दबा दिया, और कम्युनिस्ट लोग जो हैं उनका ये मानना है, सारे वर्ल्ड में लेफ्टिस्ट लोगों का, कि जो मेजॉरिटी में होता है वो ऑप्रेसर होता है, जो माइनॉरिटी में होता है वो ऑप्रेस्ड होता है। लेकिन 2-3 बातें वो भूल गए, यहाँ पे उनसे गलती हो गई और हमसे भी हो गई कि हमने उसका खंडन नहीं किया। कि पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, ये श्री मोहम्मद अली जिन्ना के शब्द हैं। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे में अनाउंस किया था कि उनकी आवाज़ में कि हम हिंदू ये ना समझे हम माइनॉरिटी हैं, हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, ये उन्होंने बोला, और ये सत्य है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसपे माइनॉरिटी ने 1200 साल तक राज किया है और मेजॉरिटी प्रताड़ित हुई है। राइट, करेक्ट। कभी इस एंगल से हम सोचते नहीं है। ब्लैक्स माइनॉरिटी में है अमेरिका में, ज्यूस माइनॉरिटी में थे जर्मनी में, इसलिए उनके साथ ये हुआ। अक्सर माइनॉरिटी के साथ होता है ये। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसमें मेजॉरिटी को माइनॉरिटी ने अपना गुलाम बनाया और मेजॉरिटी गुलाम बन गई माइनॉरिटी। तो इसलिए भारत को अलग नजर से देखना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। तो जब आज़ादी के बाद कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में नेक्सस बना एक कल्चर एजुकेशन को टेक ओवर करने का, उसमें उन लोगों ने ये मान ही लिया कि हम मेजॉरिटी में, तो इसलिए हम ही ऐसा करते होंगे। तभी तो विदेश में देखिए कश्मीर के मसले में वो सोचते हैं कि अरे नहीं, वो तो हिंदू लोगों ने वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जाति की है और ये सब किया, क्योंकि भाई मेजॉरिटी में तो हम हैं। पर वो ये भूल जाते हैं इस बात को कि भारत बड़ा विचित्र राष्ट्र है ये। तो आपकी जब तक जनरेशन को ये पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारा ट्रॉमा क्या है, तो ये जो जनरेशनल ट्रॉमा चला आ रहा है इतने सालों का, जब तक ये एक्नॉलेज नहीं होगा, ये बाहर नहीं निकलेगा हमारे सिस्टम से, हम ऐसे ही फंसे रहेंगे इस कम्युनल वायलेंस में, कम्युनल पॉलिटिक्स में। भारत 2 कदम आगे लेता है, 4 कदम पीछे खींच लिया जाता है। ये पूरी सोच, एक व्यवस्था, जो एक मानसिक व्यवस्था है, जो वायरिंग कहते हैं जिसको, वो चेंज करने के लिए ऐसी फिल्में आवश्यक हैं। जब शिंडलर्स लिस्ट आई तो ज्यू कम्युनिटी हील हुई, उनको एम्पावर्ड हुई। आपको मैं गारंटी करता हूँ इस फिल्म के बाद आप देखिएगा कि भारत का जो एक सोशल इक्वेशन है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा,
पर थोड़ा सा तो शिफ्ट होगा। द ग्रेट कैलकटा Calcutta किलिंग्स, इस टॉपिक के ऊपर मूवी बनाना, क्योंकि आपकी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल, बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए आप एज अ फिल्म मेकर क्या सोचते हो, कैसे बैलेंस मेंटेन करते हो कि कितना लेवल तक इमोशनल इंटेंस आप सिनेमा में दिखा पाओगे या रियलिटी दिखा पाओगे? देखिए, जो दिखाता हूँ वो तो रियल दिखाता हूँ, लेकिन कितना और क्या दिखाना है उसकी अपनी एक सीमा निर्धारित हम लोग करते हैं। मैं वायलेंस तो हुई है तो वायलेंस तो दिखाएंगे। महिलाओं का रेप वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तो वो मैंने अवॉइड किया, उसको सिंबॉलिक तरीके से कर दिया, उसका सिंबॉलिज्म कर दिया। कुछ एक चीज़ें मैं नहीं कर सकता उस, और मैं हुआ क्या है कि पिछले 5-6 साल से ये सब कश्मीरी फाइल से करते करते मैं खुद इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ। जब मेरे साथ ये हुआ है तो सोचिए जिनके साथ बीती होगी उन पे क्या बीती होगी। अगर उसको पढ़ के उसके चित्रण करने में मेरा ये हाल हो गया, तो सोचिए जिसके ऊपर बीती होगी वो क्या क्या होता होगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप बताइए, किसी के लिए जान देना, कोई डिप्रेस्ड हो तो अलग बात है कि भाई बहुत डिप्रेशन हो गया, निराशा हो गई तो उसने फांसी लगा ली, लेकिन एक अच्छे खासा कोई अगर है उसके लिए जान देना कितना कठिन काम है, आसान काम है। और आग में कूद के जान देना कितना कठिन काम है। आप बताइए, हजारों हजारों औरतें दौड़ते हुए आग में अगर कूद रही हैं किसी राष्ट्र में, तो सोचिए पीछे किस चीज से बच रही होंगी वो आतंक क्या है ये कोई नहीं सोचता। सती प्रथा, लोग चिताओं में अगर कूद के औरत जान दे रही है तो क्यों दे रही है? ऐसा क्या है उसके पति के मरने के बाद जो उस पर संकट आने वाला है जिससे डर के वो वहां कूद के जान दे रही है? फांसी नहीं लगा रही, राइट, क्योंकि उसे पता है फांसी के बाद भी मेरा शरीर तो रहेगा। आप समझ नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। कुछ चीजें शब्दों में नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझिए उसके पीछे भावना वो है। तो इतना जब सहा है एक समाज ने, तो उस दर्द को कैसे निकाला जाए? एक फिल्म मेकर का और काम क्या है, एक कवि का और काम क्या है? यही तो वेदना है। सीता की वेदना के ऊपर कितने कवियों ने कविताएं लिखी तब तो अगर इस दर्द की कहानी सिर्फ इसलिए नहीं बोली जाए कि भाई आप डरते हैं कि कुछ राजनीतिक दल या कुछ लोग जो हैं आपके पीछे पड़ेंगे, आपको ट्रोल करेंगे, आपको नाम देंगे गंदे गंदे, आप पे फतवे करेंगे, इस डर से कब तक हम खामोश रहेंगे? किसी को तो आहुति देनी पड़ेगी, किसी को तो कूदना ही पड़ेगा आग में। तो मैंने कहा चलो मैं ही करता हूँ ये काम। तो इसलिए ये आवश्यकता है फिल्म बनाना, और मैंने बनाई है। और बस मैं इतनी आशा चाहता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को दिखाएं, बच्चे मतलब छोटे बच्चों को नहीं, पर जो थोड़े परिपक्व बच्चे हैं उनको तो माँ बाप का कर्तव्य है ये द बंगाल फाइल्स दिखाना। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, ये फिल्म दिखाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, अगर जो लोग मूवीज़ देखेंगे, स्पेशली यंगस्टर्स अगर ये मूवी देखेंगे, अवेयर तो होंगे नो डाउट, बट आपका क्या आगे का क्या कहना है कि इसके बाद क्या मैसेज मिलना चाहिए इस मूवी के बाद से, या क्या ऐसी चीज़ है जो हर यंगस्टर को अपने अंदर लेके आनी चाहिए आफ्टर वॉचिंग द मूवी? पहली बात तो ये है कि रूट्स, कहते हैं हम रूटेड हैं, हम रूट्स, हम जड़ हैं हमारी। वो जड़ क्या है? जड़ जमीन के अंदर तो नहीं है आपकी। आपकी जड़ क्या है? आपकी जड़ आपके माँ बाप, उनके माँ बाप, आपका वंश है, और धीरे धीरे राष्ट्र का वंश बनता है। हम गंगा को समझने के लिए आपको गंगोत्री को समझना ही पड़ेगा, ये तो जानना पड़ेगा वहां से निकली है जी, करेक्ट। तो आपको ये तो जानना ही पड़ेगा कि भाई मैं किस वंश का हूं, और मेरे वंश ने क्या खोया है, क्या पाया है, मैं आज जहां हूं वहां क्यों हूं। तो अवेयरनेस की बात नहीं है, लेकिन जब वो देखेगा एक यंग लड़का 17-18 साल का, तो उसको समझ में आएगा, अच्छा ओ मैं, दिस इज माई हिस्ट्री, ओ माई गॉड, दिस इज वेयर आई हैव कम फ्रॉम। और तब वो जो है अपने वर्तमान के बारे में चिंता करेगा। वरना तो क्या ठीक है चल रहा है ये, नहीं यार देखो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जब एक ब्लैक को अमेरिका में मारते हैं, हर हिंदू बच्चा जो है इंस्टाग्राम पे ब्लैक लाइव्स मैटर लगा देता है। बिल्कुल लगाता है 100%, सारे के सारे। पहलगाम हुआ तो क्यों नहीं लगाते हैं हिंदू लाइव्स मैटर? नहीं, उसमें हिंदू शब्द है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते ही
कम्युनल हो जाता है, कम्युनल बन जाते हैं। राइट। राइट। दूसरी बात यह है कि सारे विश्व में क्रिश्चियन हिस्ट्री पे फिल्में बनती हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पे बनती हैं, बुद्धिस्ट हिस्ट्री पे बनती हैं, ज्यू हिस्ट्री पे बनती हैं, हिंदू हिस्ट्री पे क्यों नहीं बननी चाहिए? तो मैं बनाता हूँ हिंदू हिस्ट्री पे। मुझसे कई लोग पूछते हैं, आप भी सुना होगा जनरल, अरे साहब आप मुस्लिम्स के ऊपर क्यों नहीं बनाते? अरे वो तमाम डायरेक्टर हैं जो उसमें एक्सपर्ट है, बनाए, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं हिंदू हिस्ट्री में हूँ। मैं हिंदू फिलॉसफी पे 4 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन कोई मुझसे बोले कि अब आप क्रिश्चियन फिलॉसफी पे भी बोलिए, मैं नहीं बोल सकता भाई, मेरा उस पर अध्ययन नहीं है। और मैं खुद हिंदू हूँ तो मैं समझता हूँ, मैं अपना हक समझता हूँ, मैं कैसे किसी और कम्युनिटी के बारे में बोलूँ? और अगर मैं वो करूँगा तो मैं बाहर से बोलूँगा, अंदर से नहीं। हिंदू हिस्ट्री में मैं हक से अंदर से बोलता हूँ। तो क्या ये रीज़न है कि इस वजह से आपकी मूवी पे कहीं ना कहीं आपको कभी क्रिटिसिज्म मिलता है या अप्रिसिएशन भी मिलता है? दोनों टाइप के लोग होते हैं, या डिवाइड कर लेते हैं लोग बहुत इजीली कि अच्छा ये विवेक अग्निहोत्री की मूवी है तो कोई बोलता है नहीं ये तो पूरा एक कुछ पोलराइजेशन है, एक टाइप की ऑडियंस ही इसको देखेगी, ऐसा कुछ इसी वजह से है? भाई हर फिल्म को एक ही तरह की ऑडियंस देखती है। अब सैयारा फिल्म आई जैसे, उसको भी तो एक ही तरह की ऑडियंस ने देखा। करण जौहर की फिल्में आती हैं, उसको भी तो एक ही तरह की ऑडियंस देखती है ना, जिनको उस तरह की फिल्में पसंद हैं। और अगर एक्शन फिल्म आती है उसको एक ही तरह की तो ऑडियंस देखती है। अब हर ऑडियंस तो हर चीज़ नहीं देखती है। कुछ लोगों को समोसा पसंद है, किसी को पास्ता पसंद है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई पास्ता बनाए तो आप बोलेंगे अरे आप तो एक ही तरह खाना बनाते हैं, कोई समोसा बनाए एक ही तरह खाना बनाते हैं। मैं फिल्म बनाता हूँ, करेक्ट, मैं फिल्म बनाता हूँ, जो चीज़ मुझे समझ में आती है उस पर बनाता हूँ। अगर उसकी दूसरी ऑडियंस नहीं तो कोई अफसोस की बात नहीं है मेरे को उस बारे में। लेकिन मैं एक बार बताऊँ, लोगों की बड़ी गलत फहमी है। मुझे बहुत सारे मुस्लिम यंग लड़के लड़की आके मिलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं मेरे साथ, कहते हैं सर थैंक यू। मैं कहता हूँ किस बात के लिए? तो कहते हैं देखिए हम घर में जो बात नहीं बोल सकते हैं और जिसके लिए हम लोगों को ब्लेम मिलता है कि हम सब टेररिस्ट हैं, आपने अपनी फिल्म में दिखाया, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें बहुत लोग मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कश्मीर फाइल्स के बाद। ओके। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हर मूवी के लिए, मतलब रिकॉल वैल्यू रहती है उसके लिए कि बैकग्राउंड स्कोर से। अगर हम डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात भी करें तो जैसे ओपनहाइमर आई थी तो उसके म्यूज़िक से लोगों के माइंड में क्या है कि हाँ ये म्यूज़िक चला तो एकदम से मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। म्यूज़िक एक्सपीरियंस के लिए भी लोग सिनेमा में जाते हैं कि आप थिएटर में जाके वो एक्सपीरियंस करोगे। और अगर हम बंगाल की बात करें तो रविंद्र संगीत दिमाग में सबसे पहले आता है। तो क्या हम द बंगाल फाइल से भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने ट्रेलर में सुना कुछ गाना सुना? जी जी सुना। मैंने रविंद्र संगीत तो नहीं, लेकिन मैंने बाउल म्यूज़िक यूज़ किया है। और बाउल म्यूज़िक वहाँ का फोक्स म्यूज़िक है जो कि कृष्ण की आराधना में गाया जाता है। और भिक्षु लोग गाते हैं चलते हुए, जो घर नहीं, कुछ रखते नहीं, जो मिल गया खाने को, किसी ने भिक्षा दे दी, कर दिया। और इन लोग का रोल जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी था। अंग्रेजों को समझ में नहीं आता था, वो समझे ये ऐसी भिक्षा मांग रहे हैं, और उनने काफ़ी देशभक्ति के गीत गा के निकल जाते थे। तो कृष्ण की आराधना में, और बेसिकली स्पिरिचुअल वेदांतिक थॉट है टू डिस्कवर योर इनर वॉइस। तो मैंने उसमें ये यूज़ किया है। उसको गाया है पार्वती बाउल जी ने, जो खुद ही एक साध्वी हैं और उनकी जटाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी, और उनका आश्रम है शांति निकेतन के पास। उन्होंने इसके पहले कभी कमर्शियली गाया नहीं है, पहली बार वो उन्होंने हमारे लिए गाया है। ईश्वर का आशीर्वाद था कि वो उस बात के लिए तैयार हुई और खुद आई वो फ्लाई करके बम्बई की, मैं कलकत्ता मत आना, शांति निकेतन में समस्या हो जाएगी तो मैं आऊँगी। तो वो आई, तो उनके हमने गाने यूज़ किए हैं। उसके अलावा बंगाली का जो सबसे देशभक्ति का जो नंबर 1 सॉन्ग है धन्य धन्य, वो हमने वो ओरिजिनल वो यूज़ किया है। और उसके अलावा बैकग्राउंड म्यूज़िक आप देखिए, कश्मीर फाइल्स में काफ़ी हॉन्टिंग म्यूज़िक था, अभी भी काफ़ी चलता है वो सब जगह इंस्टाग्राम में। और इसमें भी आपने सुना होगा एंड में जो थीम आती है वो बुडापेस्ट में हमने रिकॉर्ड की है। और काफ़ी मेहनत से रोहित शर्मा जी हैं हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर। तो इसमें आप बैकग्राउंड म्यूज़िक, आपका तबीयत खुश हो जाएगी इस फिल्म के अंदर, बहुत ही यूनिक और हॉन्टिंग टाइप का है। और उसके अलावा बाउल म्यूज़िक हमने यूज़ किया है। अब आपकी मूवी जब 5 सितंबर को रिलीज़ होगी और बंगाल में भी ऑफ कोर्स रिलीज़ होगी, तो आपका कैसी फीलिंग है अब अबाउट द मूवी, क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो चाहता हूँ बंगाल में रिलीज़ हो और होनी भी चाहिए। ये सेंसर बोर्ड जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनने अगर सर्टिफाई किया है तो उसको रोकने का किसी को हक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि सरकार को तो बल्कि फिल्म मेकर्स की रक्षा करने, सुरक्षा करने का धर्म होना चाहिए। राजधर्म यही है कि जो
देखिए, इंसान को क्या चीज़ है जो जानवर से अलग बनाती है? कला, साहित्य और संगीत। यही तो 3 चीज़ें हैं जो जानवर सोच सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है। और एक सभ्य समाज इसी से बनता है। यही एक समाज की आत्मा है, सोल है। और इसलिए देखिए, कोई भी राजा रहे हों, चाहे मुगल भी रहे हों, चाहे हमारे अपने भी रहे हों, वो हमेशा संगीतकारों को, कवियों को, लेखकों को उनकी रक्षा की है। बड़े बड़े वॉर्स में आप देखिए, इन लोगों को नहीं मारा गया है, इनको छोड़ दिया गया, आतंकियों ने भी छोड़ दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बंगाल तो साहित्य और कला और फिल्म की जननी है भारत की। तो मैं अपेक्षा करता हूँ और सद्बुद्धि आए लोगों को, और वो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि कला आहत हो, सिनेमा आहत हो। सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म मेकर की भूमि में, टैगोर जैसे महान व्यक्ति की भूमि में कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वो डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली जेनोसाइड जिसमें लाखों लोगों की जानें गई, अगर इस फिल्म को वो लोग रोकेंगे तो सोचिए उनके परिवारों पे क्या बीतेगी। वैसे ही है कि कश्मीर फाइल्स अगर रोक देते तो कश्मीरी पंडितों पे क्या बीतती। तो उनके दर्द की कहानी है, एक बार बोलने दीजिए, क्या बिगड़ जाएगा। विवेक जी, आपकी मूवी आई थी चॉकलेट, गोल, उस टाइम के विवेक अग्निहोत्री में और अभी जब आप ये वाला जो मूवीज़ बना रहे हैं, चाहे अपने ताशकंद फाइल बनाई या कश्मीर फाइल या बंगाल फाइल्स, क्या डिफरेंस है दोनों विवेक अग्निहोत्री में? वो एक कमर्शियल विवेक अग्निहोत्री था, जो एक बिजनेस जैसे प्रोफेशन में करते हैं, अच्छा ये चलता है ये करो, जैसे वो ऐसा है कि आपने समझिए पॉडकास्ट करना शुरू किया तो आप वो करने लगे, जो चलता है वो करने लगे, और या दूसरा आप जिस चीज़ को लेके आपका कन्विक्शन हो वो करें। तो वो तो एक था कि चलो, वो टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल था। लेकिन मैं एक्चुअली, मेरा प्लान नहीं था कभी फिल्म बनाने का, मैं तो एड फिल्म्स बनाता था सब। अचानक हो गया किसी कारण से, तो मैं वही उसी पर मैं बहुत घुटन महसूस करना, पहली फिल्म के अंत तक ही मेरे को समझ में आ गया था कि नहीं। पर कई बार आप फंस जाते हो ना, जैसे गलत शादी में आदमी फंस जाए तो कहते हैं अरे 10 साल से क्यों नहीं छोड़ा तुमने, क्योंकि आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे बाहर निकलें, और इतना परिपक्व भी नहीं होता है आदमी। गोल करते हुए मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, ये गलत, मैं ये नहीं करूँगा, कि अब मैं वो कहानियां बोलूंगा जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, जो टैबू सब्जेक्ट्स हैं, और जो मैं जानता हूँ, जो मुझसे अच्छे से कोई और नहीं बोल सकता। तो मेरी कहानी पे मेरा सिग्नेचर होना चाहिए, स्टार का नहीं। ये नहीं कि कहानी में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ और उसकी कीमत उतनी होगी जितनी स्टार की कीमत है। तो फिर मैंने बॉलीवुड को हाथ जोड़े, वहाँ से समझ लो त्याग पत्र दिया, एक मेंटली वहाँ से निकला, और मैंने बहुत छोटी फिल्म बनाई, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। पर कई बार बहुत छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम ने जो मेरे लिए किया और लोगों के लिए किया, वो मैं कभी दोबारा हासिल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस फिल्म ने एक ऐसा मुद्दा उठाया था जिस पर कभी बात ही नहीं हुई थी, और बहुत ही छोटी फिल्म थी, 75 लाख में बनी, कैसे कष्टों के साथ किया, इतना उसका रेजिस्टेंस हुआ, कैंसिल किया गया, मुझे अटैक्स हुए, सब कुछ हुआ। पर जितना मैंने उसको झेला और जितना मैं उस स्ट्रगल किया, उसने मुझे उतना ही भारत को समझा मैं, और उतना ही मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा। तो ये जो 2 फ्री में मुझे गिफ्ट्स मिले, हिंदुस्तान की मिडिल क्लास को समझना, छोटे शहर मिडिल क्लास के लोगों को समझना, मतलब मोस्टली नॉन इलीट, नॉन अर्बन, इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं भारत के, जो मेजॉरिटी है, उसके दर्द, उसकी बात को समझना, और दूसरा उतने ही ज़्यादा हिंदू फिलॉसफी को समझना। ये 2 चीज़ें अगर मैं वो नहीं करता, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम का संघर्ष 6 साल का, तो मैं कभी इन 2 चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पाता। तो इसलिए उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो ये जज्बा आता कहाँ से है? आपको पता है कि आपको नेक्स्ट कोई मूवी बनाओगे, वो भी कंट्रोवर्सी का कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लेके आएगी, तो वो डेयरिंग, वो निडरता, वो जज्बा कैसे आता है कि नहीं, मुझे इस पे मूवी बनानी है तो बनानी है, चाहे वो आगे पब्लिक से अप्रिशिएट हो या ना हो, मुझे इस टॉपिक को छूना है तो छूना है, क्योंकि आप जो टॉपिक छू रहे हो वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। इसीलिए मैं बनाता हूँ, क्योंकि देखो सेंसिटिव टॉपिक से सब डरते हैं, उस पर टैबू सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर डरते हैं बात करने से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन पर चर्चा होनी चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए, और हर चीज़ को आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट करने से क्या होता है ना, कि अंदर ही अंदर एक कॉम्प्लेक्स इकट्ठा होने लगता है, और वो कॉम्प्लेक्स
लाइफ जीना अच्छी बात नहीं है। हम इतने टैलेंटेड लोग हैं, भारत एक विचित्र भूमि है, अद्भुत भूमि है। लोग वेस्ट में परेशान होते हैं जिंदगी से, यहाँ के उनको उत्तर मिलते हैं, लेकिन हम कहीं पे फंस इसलिए गए हैं कि हम किसी को बुरा ना लग जाए इसमें फंस गए हैं। और हम खुल के बात नहीं करते हैं सब्जेक्ट्स पे। खुल के बातें होनी चाहिए, कुछ चीजों पे होनी ही चाहिए। अभी क्या, जैसे वेस्ट का क्या है, लेफ्टिस्ट लोग क्या करते हैं, अगर आप सही बोल रही हैं और आपका आर्ग्यूमेंट करेक्ट है तो क्या करेंगे, एकदम से कास्ट का इशू उठा देंगे। अब आप गिल्ट में चली जाएंगी क्योंकि आपको मार मार के बोल दिया। और अगर आप अपर कास्ट हैं गलती से, तो आपको मार मार के बोला क्या कि अपर कास्ट उन्हीं ने सब बर्बाद किया हुआ है। नहीं, ऐसा सत्य नहीं है, ये पूर्ण सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। आपको गिल्टी फील कराया जाएगा। आप मेजॉरिटी हैं, आपकी गलती है। करेक्ट। अब जैसे एक सवाल उठता है, आप वेस्ट में जाएंगे, मैं अभी अमेरिका में, इंडिया में तो मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, झूठ है ये। इंडिया में हिंदू भी मार्जिनलाइज्ड है, इंडिया में गरीब आदमी मार्जिनलाइज्ड है, ये सत्य है। आप इसलिए नहीं मार्जिनलाइज्ड हैं कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या बुद्ध हैं, आप इसलिए मार्जिनलाइज्ड हैं क्योंकि आप गरीब हैं या आपके पास ताकत नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये बात है यहाँ पे। तो हम उसको जात पात धर्म में जोड़ देंगे तो आप गिल्टी हो जाएंगे। मेरे को ये बात समझ में आ गई, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये तो झूठ है, इसमें फंसना नहीं है। और दूसरा क्या है कि मुझे कुछ खोने का डर नहीं है। जब आपको खोने का डर होता है ना, तो आप डरते हैं, अरे ये खो जाएगा। आप मर्सिडीज खरीदिए, आपकी जान सूखी, यहाँ बैठे होंगी जान सूखी रहेगी, बाहर कोई स्क्रैच ना मार दे, कोई ये ना कर दे। मार देगा, जो होगा देखा जाएगा, हमें नहीं मतलब है। मर्सिडीज ही मत रखो, डर खत्म, है ना। जितना बड़ा घर लोग रखते हैं, मैंने देखा, उतने ज्यादा ताले लगाते हैं, रात को आधे घंटे तक ताले ठक 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 करके चेक करते रहते हैं। माँ अंदर, अरे बेटा देखा ना ताला लगा, दरवाजा बंद है कि नहीं, देख लो देख लो। उतनी टेंशन, जितना तिजोरी में पैसा होता है आदमी उतना उसको देखता रहता, कहीं खुली तो नहीं रह गई। तो मेरी कोई नीड्स नहीं है, मैं बड़ा सिंपल जीवन जीता हूँ, सात्विक जीवन जीता हूँ, मेरी कोई नीड्स नहीं है। मैं कुछ खोने का डर नहीं है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं मुझे उसकी चिंता नहीं है। बस मेरे को यह है कि मेरी जो ऑडियंस है, मैं उसको निराश नहीं करना चाहता हूँ। जब कभी ट्रोलिंग होती है मूवीज को लेके, उससे फर्क पड़ता है आपको? आप देखते हो ट्विटर या यूट्यूब पे कमेंट्स? मैं सोशल मीडिया पे हूँ। अब तो मेरे एक दो असिस्टेंट्स हैं, वो ट्रेन हो गए, वो लोग सब करते हैं। मैं अब सोशल मीडिया में पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिल्म बनाऊँ या वो करूँ, कोई एक ही चीज़ की जा सकती है। पहले बहुत करता था और शुरू में फ़र्क पड़ता था। कश्मीर फाइल्स में जब फिल्म आई, जिस दिन रिलीज़ हुई, उसके 2-3 दिन तक मैं थोड़ा सा उदास हो गया था कि अरे ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, किसी के दर्द की बात करना क्या इतनी बुरी बात कर दी हमने। पर अब मैं, क्योंकि इतना इजीली फिल्म बनती नहीं है ना उसके ऊपर, तो जनरली ऑडियंस को लगता है अरे इसके ऊपर कैसे मूवी बन गई, और इतना रियलिटी कैसे बन गया। तो फिर वो चीज़ें प्रॉब्लम होती, क्योंकि अपने यूज टू नहीं है वो चीज़ देखने के लिए, कुछ खटका है एकदम से कि ये इस टॉपिक पे कैसे चीज़ें बात हो गई है, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। पर कभी आपको भी इससे प्रॉब्लम होती है? क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट हमने देखा कश्मीर फाइल के टाइम पे, कोई बोल देता है यूट्यूब पे रिलीज़ कर दो कुछ भी, तो आपको कभी अंदर से इफेक्ट होता है? और जब होता है तो आप क्या करते हो उससे ओवरकम करने के लिए? मैं स्पिरिचुअल रास्ता अपना चला जाता हूँ, कहीं गोवा हिमालय कहीं चला जाता हूँ, अपना करता हूँ मैं। अब नहीं फ़र्क पड़ता मेरे को। जैसे अब देखिए क्या है कि जब होता क्या है कि आदमी जितना डाउट में होता है ना, उतना ज़्यादा उसको चीज़ें बुरी लगती हैं, राइट, उतनी ज़्यादा बुरी लगती है। अगर आपको अपने खुद को लेकर डाउट है तो आपको छोटी छोटी चीज़ें में प्रॉब्लम होने लगेगा। लेकिन अगर आपको अपनी माँ को लेके कोई डाउट ही नहीं है, तो दुनिया में जिसको जो बोलना है बोले, मुझे पता है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। आपको विश्वास होना चाहिए। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर मुझे विश्वास है, दुनिया को क्या जो सोचना है। और देखो कुछ लोग तो बोलेंगे ही कि इतने सालों की पॉलिटिक्स जब हिलती है, एक नैरेटिव हिलता है, तो लोग दुश्मन तो आपके बनेंगे ही। बट आई हैव साइंड अप फॉर इट, तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इतना बोल रहे हैं अभी कलकत्ता में, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। ओके, जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो ऐसा रियलिटी सिनेमा पे काम कर रहे हों, तो उनका क्या फ्यूचर है आगे? जैसे आपने बोला कि पैसों से मतलब नहीं है,
वो बात लोगों तक जानी चाहिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है सिनेमा, मतलब नेशन बिल्डिंग में भी उसका कुछ ना कुछ रोल है। अगर जो यंग ऑडियंस है या फिर जो यंग फिल्म मेकर्स हैं जो इस लाइन में जाना चाहते हैं आगे, आप उनको क्या डायरेक्शन देंगे कि कितना फ्यूचर है आगे? बहुत फ्यूचर है। सबसे पहली चीज़ तो है ये सोच के मत आओ कि मैं आज जाऊंगा कल फिल्म बनाऊंगा और सक्सेस मिल जाएगी। तो सक्सेस के लिए अगर काम करना है तो बॉलीवुड में चले जाओ, लेकिन अगर मेरी तरह इंडिपेंडेंट फिल्में बनाना है तो पहले डिफाइन करो सक्सेस क्या है, तुम क्यों बना रहे हो। मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है अगर मेरी फिल्म देख के 10 लोग का भी दिमाग चेंज हो सकता है, 10 लोग भी अगर उस बारे में बातचीत करते हैं तो मेरे लिए वो सक्सेस है। आप समझिए हमारी फिल्म 100 करोड़ रुपए कमा ले और लोग आए ताली बजा के चले जाएं और बाहर किसी को फर्क ही नहीं पड़े फिल्म के अंदर क्या था, तो 100 करोड़ का क्या वो तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन बुद्धा ना ट्रैफिक जैम जिस बच्चे ने देखी होगी आज से 10-12 साल पहले, जिंदगी भर वो उस बात को समझ के रखेगा। अर्बन नक्सल्स किताब जिसने पढ़ी होगी वो कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा उसको। कश्मीर फाइल्स एक बार जिसने देखी कभी भूल नहीं पाएगा। और वो तो छोड़िए, आज से 50-100 साल बाद भी किताबें जो फिल्में हैं ये एक टेक्स्ट बुक की तरह हिस्ट्री की लोगों के जीवन में काम आएंगी, है ना। आज शास्त्री जी पे कभी बात होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ताशकंद फाइल्स ना देखे वो आदमी। कल को कश्मीर के ऊपर किसी कोर्ट रोड में भी केस चलेगा तो कोर्ट भी हमारे वो जो इंटरव्यूज हमने किए 700 लोगों के वो देखना पड़ेगा उनको। डायरेक्ट एक्शन डे की, नोआ खली जेनोसाइड की कभी बात होगी तो लोग बंगाल फाइल्स के बिना वो चैप्टर पूरा ही नहीं होगा। मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मुझे मिले और कहें कि मेरी फिल्म देखने के बाद आपने रिसर्च किया इस विषय पे, मेरे लिए वो सक्सेस है। तो ये मैंने डिफाइन किया। तो यंग फिल्म मेकर को डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके लिए सक्सेस का क्या मायना है, वो किस चीज़ को सक्सेस मानता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ले जाके बोले देखो माँ मैं ये लेके आया हूँ। करेक्ट। हर आदमी अपने माँ और पिता को खुश करना चाहता है, तो माँ के पास जाके बोल सके देखो मैंने ये अचीव किया, वो क्या चीज़ है। तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर वो चीज़ एक बार समझ में आ गई तो फिर अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, फिर कुछ नहीं दिखना चाहिए। और तीसरी मैं एक प्रैक्टिकल सलाह ये दूंगा कि जितना रिसर्च करोगे उतना तुम्हारी फिल्म गाड़ी बनेगी। रिसर्च में कॉम्प्रोमाइज मत करो, घुस जाओ उसके अंदर, सब जगह हाथ पांव मार के ढूंढ के निकालो और फिर उसके बाद अपनी फिल्म बनाओ। और कोई जल्दबाजी में मत बनाओ। तीसरी चीज, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी फिल्म में अच्छे कपड़े हैं कि नहीं है, सेट है कि नहीं है, क्या है, गाने, फिल्म को कहानी पे जोर दो। आप देख लीजिए पिछले 1-2 साल की जो सबसे अधिक हिट फिल्म है कौन है उसमें। अरे भाई अभी सबसे बड़ी हिट हुई सैयारा, कौन है उसमें स्टार। वो आई थी, कौन सी हॉरर फिल्म आई थी वो लड़के की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसके बाद वो एक कोई मडगांव एक्सप्रेस आई थी, लापता लेडीज आई थी। सब फिल्में हिट फिल्में हैं। इनमें कौन से स्टार्स हैं? कश्मीर फाइल में कौन सा स्टार था? राइट। तो अगर स्टार्स इतने इम्पोर्टेंट होते तो उनकी सारी फिल्में चल रही होती। कंटेंट इज इम्पोर्टेंट। ओके विवेक जी, स्टोरी टेलिंग का और टेक्नोलॉजी का आगे क्या फ्यूचर है और फिल्म मेकिंग में कितना बड़ा रोल है? देखो, स्टोरी टेलिंग के बिना तो ज़िंदगी कुछ नहीं है। आपकी जो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ है वो स्टोरीज़ है। बिना सब कुछ कहानी है। आदमी सब जब मरता है उसे पूछो तुम्हारी ज़िंदगी का सार क्या है जो तुमने सुना, सब समझा, तो 99% सब गॉसिप और स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ ही हैं, है ना। जैसे सच बोलना अच्छी बात है, ये कहानी है, हमें नहीं पता क्या सच है, सत्य नहीं जानते लोग। धर्म हो, राजनीति है, डेमोक्रेसी, ये सब कहानियाँ हैं, हमें नहीं पता है क्या है डेमोक्रेसी। ये कहानी तो है। करेक्ट। तो कहानी तो कभी जीवन से बाहर नहीं निकल सकती। कहानी के बिना जीवन ही नहीं है, आप हो ही नहीं सकती, जिंदगी नहीं जी सकते आप। हम क्या बात कर रहे हैं, सब कहानी तो है। उसके फॉर्म्स अलग अलग हैं। पॉडकास्ट के माध्यम से कहानी बात कर रहे हैं और कोई अलग तरह से करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो कहानी को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जिस तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अभी जो एआई और ये सब में हर रोज नया कुछ हो रहा है। आज आप फिल्म शूट करिए एआई के भरोसे, जब तक आप फिल्म बनाए के खत्म करेंगे तब तक कुछ और नया हो जाएगा, आपका काम पुराना लगने पर लगेगा। दूसरी चीज, बहुत जल्दी अगले 1-2 साल के अंदर समाज, सारे विश्व के समाज को, एक देश के नहीं पूरे विश्व को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना फेक वर्ल्ड हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं।
राइट, किस लेवल पे हम लोग फेकनेस पे रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत बात है, बहुत चीज़ें फेक ही हैं। पैसा, आप बड़ा मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला, ये फेक ही है सारा का सारा। तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि अब स्टोरी टेलिंग कहने का तरीका क्या है। वरना स्टोरी तो कार्टून में हम पहले भी बोलते आए हैं, राइट। इज़न्ट इट? कार्टून फिल्म भी देखते हैं तो वैसे ही हंसना और रोना आता है जैसा कोई और फिल्म देखते हैं। तो एआई तो चेंज कर देगा पूरी दुनिया को, हर चीज़ को। आपके पॉडकास्ट भी चेंज होने वाले हैं सारे के सारे। मुझे बताइए, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? विवेक अग्निहोत्री या गरिमा बैठ के पॉडकास्ट कर रही है और विवेक अग्निहोत्री सामने बैठ के उसके जवाब दे रहे हैं, और मैं और आप दोनों कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चों की बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और यहाँ पे एआई के ज़रिए दो फेक लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं एग्जैक्टली मेरी आवाज़ में, मेरी सोच में। अब लिखने में तो हो गया ना, अगर आप कहिए राइट अ नॉवेल लाइक सो एंड सो, आप लिखिए कि राइट अ स्क्रिप्ट ऑन दिस सब्जेक्ट लाइक विवेक अग्निहोत्री, बिल्कुल लिख देगा वो आपको, है ना। तो एआई जो है, अब मैं किसी एक हीरो के, स्टार के पास जाऊं, मैं कहें देखिए भाई साहब, आप 100 करोड़ रुपए लेते हैं 100 दिन काम करने के, तो एक काम करिए, आप एक भी दिन काम मत करिए, मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, सिर्फ अपना नाम और नाम दे दीजिए हमको कि इस फिल्म में सो एंड सो है। ओके, मैं आपके चेहरे का एक स्कैन करूँगा, आप घर, आप भी फ्री है, मैं काम कर रहा हूँ। ये सब तो होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि अब आप जो, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी सोचिए दुनिया में, वो संभव होगा। यू कैन विजुलाइज एनीथिंग, वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो लेट्स सी, अगले 1-2 साल बड़े विचित्र होने वाले हैं मानवता के इतिहास में। जो अभी डिजिटल जनरेशन है, और आपको क्या लग रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो आप आगे ओटीटी के लिए भी मूवीज़ बनाएंगे? ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ओटीटी बहुत पॉपुलर है। ये बिल्कुल गलतफहमी है। ओटीटी वालों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कितने पॉपुलर हैं। उनके सब्सक्रिप्शन कम होते जा रहे हैं हर दिन, और वो खुद ही परेशान हैं। उनके बजट से एकदम कम होते जा रहे हैं, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो आज भी ओटीटी से कंज्यूम नहीं करता है। ये तो अपर मिडिल क्लास शहरों का है, चूँकि हमारे आप और हमारे पास माइक है, हमारे पास वो ताकत है बात करने की, तो हमें लगता है यही चल रहा है। 140 करोड़ लोगों के देश में जो इंडिया का जो लिमिटेड एक छोटा स्मॉल पॉकेट ऑफ मिडिल क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास एकदम, वो ओटीटी ज़रूर देखती है। पर ओटीटी चैनल से पूछिए, इंडिया में उनका सब्सक्रिप्शन गिरता जा रहा है लगातार। चैलेंजेस कैसे आते हैं जब आप लोग शूटिंग करते हो, किसी स्टोरी पे काम करते हो, एज अ फिल्म मेकर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? फिल्म मेकिंग ही सबसे बड़ा चैलेंज है, और ख़ासतौर पे जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ तो अपने आप में चैलेंज है। कोई स्टार नहीं होता, पैसा कहाँ से लाएं? ठीक है, पैसा आ जाए तो सिर्फ इतना ही आता है, तो इसमें क्या करें? यानी पाँव फैलाएं तो सर, मूवी अच्छी चलती है आपकी, तो मूवी तो हिट है, नहीं सारी बॉक्स ऑफिस हिट है, ऐसा लगता है। लेकिन देखिए, वो एक फ्रीडम देती है। तो हमने जो पैसा कमाया कश्मीर फाइल से, वो इसमें लगा दिया। इससे अगर आ गया कुछ तो फिर दूसरी में लगा देंगे, इसमें नहीं आया तो फिर बैक टू स्क्वायर वन। तो ये रोज कुआं खोदो और रोज पानी निकालो वाली कहानी है हमारी। लेकिन जैसे ही आप स्टार्स के साथ काम करते हैं, वो समस्या खत्म हो जाती है। आपको पैसे ऐसे छप्पर फाड़ के बरसने लगते हैं। तो अब हमें फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाए, फिर मार्केट कैसे की जाए, कैसे कहाँ से क्या किया जाए, 50 समस्याएं हैं उसके अंदर, चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। आई एम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। मैं इसीलिए मैंने ये टी शर्ट पहन के आया हूँ आपके यहाँ, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि लोग मुझे देख के पॉलिटिक्स के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। विवेक जी, कश्मीरी पंडितों को आप वहाँ क्यों नहीं स्थापित करवा देते हैं, आप ये क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा भाई देखो, पॉलिटिकल फिल्म बनाता हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो देख लो मैं फिल्म मेकर हूँ, याद कर लो, इसलिए ये पहन के घूम रहा हूँ। दिस इज माई वे ऑफ, मेरा अपना ह्यूमर है। तो या सो दैट्स हाउ इट इज़। या जो आप सोशो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे मूवी बनाते हो, उसमें जो डिवाइड आता है, उसको आप कैसे हैंडल करते हो? किस तरह का डिवाइड में समझा? जैसे कि सीधा बोल दिया कि ये तो प्रोपेगेंडा मूवी है, या तो ये बीजेपी वालों की मूवी है, ऐसा बोल दिया। उस केस में आप उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हो? शुरू में थोड़ा परेशान होता था, क्योंकि सत्य नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि, पर ऐसा कहा क्यों जाता है बेसिकली? आपकी मूवी ट्रेलर देख के इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है? देखिए, पहली बात क्योंकि आप तो हिस्टोरिकल बेसिस मूवी बना रहे हो।
नहीं, वो इसलिए है कि आप देखिए इतने सालों के एक नैरेटिव को कोई चीज़ हिला देगी तो आदमी करेगा क्या? ब्लेम तो करेगा किसी को। जिसकी जो हिल रहा है वो ब्लेम करेगा। अब कश्मीर पे हमने फिल्म बनाई तो आप मुझे बताइए कश्मीर में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो लोग टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं वो क्या बोलेंगे? वो ये तो नहीं बोलेंगे वाह वाह विवेक जी क्या अच्छी फिल्म बनाई आपने, चुप भी नहीं रह सकते। तो उनको कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो कह देंगे तो झूठ है, ये तो प्रोपेगेंडा है, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। फिर पब्लिक उनको मारती है पीछे से कि नहीं हुआ था हमारे साथ, भाई कश्मीरी पंडित निकले हमारे साथ हुआ था, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। जैसे बंगाली हिंदू लोग अभी बोल रहे हैं कि नहीं डायरेक्ट एक्शन डे तो बिल्कुल सही फिल्म बनाई है इन्हें, ऐसा हुआ है, मेरे दादाजी के साथ हुआ, मेरी माँ के साथ हुआ, पिताजी। कितना आप जाइए यूट्यूब में ट्रेलर के नीचे रिप्लाईज पढ़ लीजिए आप, सिर्फ यही लिख रहे हैं लोग, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था ये वो। गोपाल पाठक कोई जानता नहीं था, निकल के आ गए सारे उनके फैक्ट्स। कितनी सारी चीज़ें अभी इस फिल्म से निकलेंगी धीरे धीरे, आप देखिएगा। तो लोग तो बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं। तो जब वो हो जाता है कि अच्छा अब पब्लिक भी हमारे को नहीं सपोर्ट कर रही, हमने इतना बोला कि ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो क्या है, तो बोल दो बीजेपी की फिल्म है, बीजेपी फंड कर रही है। इनका आइडिया सामने वाले को डिस्क्रेडिट करने का है। आपने जो गोपाल मुखर्जी का कैरेक्टर दिखाया ट्रेलर में हमने देखा, तो हमने देखा कि बॉलीवुड में गैंगस्टर के ऊपर भी मूवी बनी है, इतना ग्लैमराइज किया है, और ऐसे कैरेक्टर्स हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक फिल्म मेकर को ये लगता है कि ऑडियंस ये नहीं पसंद करेगी तो इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना टाइम। नहीं ऐसा नहीं लगता है, उनका यही है कि कौन पड़े इस पचड़े में। एक सेकुलर ज़िंदगी जी रहे हैं तो जीते रहो, अच्छा है, बढ़िया है उसमें। लेकिन अब पासा पलटा है, अब वक्त बदला है, तो अब सब परेशान हैं। तो मैं ज़्यादा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं। मैंने अगर फ़र्क पड़ता तो ये फिल्म मैं कैसे बनाता, तो मैं अपने बना रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको देख के बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है ये फिल्म जो है वो एक बहुत नैरेटिव को चेंज करेगी। अभी तो आपने शुरू हुआ है, अभी तो ट्रेलर पे प्रतिबंध लगाया, आप देखिए तो धीरे धीरे लोग क्या क्या बोलने वाले हैं। तो मैं उनसे बस ये कहता हूँ कि यार कुछ नया लाया करो हर फिल्म पे। हर बार वही प्रोपेगेंडा फिल्म बोलते रहते हो, इस बार कोई नया टर्म लेके आओ, कोई नया लेके आओ, देखें जरा तुम्हारा क्या इमेजिनेशन है। वरना फिर मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं आता, ये तो घिसी पिटी बात कर रहे हैं, इनसे कौन बात करे। ट्रेलर में हमने एक लाइन देखी थी, उसमें लिखा था कि अगर कश्मीर फाइल ने आपको रुलाया है तो बंगाल फाइल्स आपको डरा देगी, हॉन्ट करेगी। इसका क्या मतलब है? क्योंकि देखो कश्मीर की जो कहानी है वो दर्द भरी है, उसमें दर्द बहुत है। और दूसरा खतरा यहाँ वहाँ ये है कि जो बांग्लादेश है वो पूरी तरह से रेडिकलाइज हो गया है, और उसका जो रेडिकलाइजेशन है वो एंटी हिंदू है, वो रेडिकलाइजेशन, और वो भारत के लिए एक तरह का खतरा है। तो इसलिए मैंने कहा ये हॉन्ट करेगा। और फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस फिल्म में आप रोएंगे तो बहुत, काफ़ी जगह पे 5-10 जगह पे तो काफ़ी रोएंगे आप, लेकिन अल्टीमेटली आप जब बाहर निकलेंगे तो बहुत व्यथित और गुस्से के साथ निकलेंगे। ये कई दृश्य इसके आपको रात को याद आएंगे, कई दिनों तक आपके दिमाग में घूमेंगे, क्योंकि वो सत्य ऐसा। जब मैंने पढ़ा उसके बारे में तभी मैं कई रातों तक परेशान रहा, रात भर जगता रहा, सोता नहीं था। और तो मेरे पे जो असर हुआ वही फिल्म में निकल के आएगा। कुछ ऐसा भी होता है कि आपने ऐसा कुछ शूट किया हो जिस पे सेंसर बोर्ड की कैंची चली हो? नहीं, इसमें तो बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन ये एग्जामिनिंग कमेटी में गया, उसके बाद रिवीजन कमेटी में गया, हिस्टोरियन एक्सपर्ट्स आए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनने चेक की एक एक चीज़, और फिर हमारा एक एक शॉट, एक एक डायलॉग के ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट हम लेके गए थे रिसर्च का, एक एक चीज़ पन्ने बाई पन्ने, सीन बाई सीन उसको कंफर्म किया गया, चेक किया गया, तब जाके वो इसमें कुछ भी चीज़ नहीं है। ओके विवेक जी, कभी आपके और पल्लवी जी के बीच में क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट आता है काम करते करते? आता ही है, आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन एक टू डिफरेंट क्रिएटिव अप्रोचेस हमारे साथ वो नहीं होता है, क्योंकि हमको ये पता है कि हमें कास्टिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हम सिर्फ एक्टर्स के साथ काम करेंगे। अब इस एक्टर को नहीं कि उस एक्टर, हमारे समस्या ये है कि अच्छा भाई 2 एक्टर हैं, इनको भी 3 नेशनल अवार्ड मिले, उन्हें भी 3 नेशनल अवार्ड मिले, उनमें से चुनना है, ये प्रॉब्लम रहता है। हमने देखा कश्मीर फाइल्स की कास्टिंग और बंगाल फाइल्स की लगभग सिमिलर है। हाँ, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और दूसरा क्या है कि मैं कंफर्टेबल हूँ इन लोगों के साथ, ये इतनी मेहनत करने वाले एक्टर्स हैं, अपनी जान लगाते हैं, और इनके साथ मैं सीखता हूँ, मैं उनको
दे आर लाइक गुरुज, इंक्लूडिंग पल्लवी। इतनी माइंड, इसमें माँ भारती का रोल कर रही है पल्लवी। मतलब भारत के सिनेमा के इतिहास में इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत कम लोगों ने इतने खूबी से प्ले किए हैं। वो पल्लवी इसलिए नहीं, मिठुन चक्रवर्ती ने जो इसमें रोल किया, एक गूंगे बहरे पागल व्यक्ति का, बोल भी नहीं सकता ढंग से, और उनके फिल्म के सबसे इम्पोर्टेंट सीन के सबसे कठिन डायलॉग उन्हीं के ऊपर है। हमने देखा जो लास्ट सीन आता है कि इसमें वी द पीपल कहाँ है, वो तो अपने आप में ऐसा सीन था कि जिससे गूज़बम्प्स, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे वो पूरा वो रिकॉल हो रहा है। जी। तो वो अपने आप में मुझे प्रोडक्शन वाइज, ट्रेलर वाइज बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा लगा। और हर कोई मुझे लगता है कि क्यूरियस होगा देखने के लिए कि क्या है बंगाल का सच। इसलिए मैं कहता हूँ कि बंगाल इज बिकमिंग अनदर कश्मीर। ये किन्हीं तथ्यों के ऊपर आधारित है मेरा ये स्टेटमेंट, ऐसे ही नहीं कि मैंने बोल दिया उठा के। ओके, अगर मैं फिल्म मेकिंग की बात करूँ, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं जब मूवी शूटिंग करते हैं उस टाइम? रियलिज्म, ऑथेंटिसिटी एकदम। जैसे ये जो फिल्म है, ये पीरियड फिल्म है, इसमें जो प्रॉप्स हैं, एक एक चीज़ हमने जाके एंटीक शॉप्स में, पुरानी शॉप्स में, कहीं कहीं से सोर्स की जो उस वक्त की थी उनको फिर रीइंस्टेट किया, नया बनाया, उनको लगाया। जैसे बोर्ड लगे होते थे कलकत्ता में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, वो ढूंढ के वो बोर्ड कहीं से निकाले, जंग लगे हुए, फिर उनको पॉलिश वॉलिश करके नया बना के फिर उनको लगाया। इस तरह की कॉस्ट्यूम्स, इसके कॉस्ट्यूम्स नेशनल अवार्ड विनर वीरा ने कपूर ने किए हैं, तो उनको भी सोर्स किया वहाँ से एक एक चीज़। तो इतनी ऑथेंटिक, हमने नकली कुछ नहीं किया। क्योंकि क्या होता है कि जब एक्टर्स के पास आप रियल चीज़ रख देते हैं तो वो भी उसी तरह की एक्टिंग करने लगते हैं। नकली चीज़ नकली होती है। तो पूरा का पूरा शहर लगाया, उसमें ट्रैम्प्स बनाई, टैंक्स आते हैं जो आर्मी के, वो आए, कुत्ते पाले वहीं पे हमने, स्ट्रे डॉग्स को लेके आए, वहाँ एक पूरा शहर बसा दिया। जब लोग आते थे उन्हें यकीन ही नहीं आता था कि वो लोग सेट पे आए हैं फिल्म के। तो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है। प्रॉप्स, बर्तन, हम बर्तन उस तरह के लेके आए। हमने डायलेक्ट, छोटे छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है। आप देखिए बंगाली में, जो हमारी साइड है, वेस्टर्न बंगाल है, वहाँ पे जौल बोलते हैं पानी को, जौल खाबो। और थोड़े कुछ किलोमीटर आप इधर चले जाइए ईस्टर्न बंगाल, वहाँ पे पानी बोलते हैं। तो ये तो मैं एक आम आदमी के लिए बता रहा हूँ। वैसे छोटे छोटे नुआंसेस हमने पकड़े, एक एक चीज़ को हमने ऑथेंटिकेट किया। तो वो काफ़ी मेहनत की है। दूसरा, बैकग्राउंड म्यूजिक पे हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, कॉस्ट्यूम पे, हर डिपार्टमेंट में ही करते हैं, करना भी चाहिए। तीसरा, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस जो हैं वो रियल ऑथेंटिक, उस वक्त अमृत बाज़ार पत्रिका था, उससे निकालनी, टाइम मैगजीन से निकालनी, न्यूयॉर्क टाइम्स की, और वो हमने एज इट इज़ वहाँ पे लगाई है। तो काफ़ी ऑथेंटिसिटी के साथ इसको किया हमने। ऐसी कौन सी बुक्स आप रेकमेंड करोगे जो आपको लगता है मूवी देखने से पहले लोगों को पढ़ना चाहिए या कुछ बेस समझना चाहिए, या फिर जिसको कुछ भी नहीं पता अगर वो भी मूवी देखेगा उसको सब कुछ समझ आ जाएगा? मुझे तो लगता है कि बिना कोई किताब पढ़े जाना चाहिए। अच्छा। और फिल्म देखने के बाद किताब पढ़ना चाहिए। और अगर आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव बुक पढ़नी है तो मेरी ही किताब आ रही है, इसके रिसर्च, जो इतना रिसर्च किया उस पर किताब लिखी है मैंने, जो कि इंक पब्लिश कर रहे हैं। और वो एक्चुअली अभी आने वाली थी, मैंने कहा अभी रुक जाओ, फिल्म आने दो, उसके बाद रिलीज़ करते हैं। उसका नाम है द ब्लड रिपब्लिक ऑफ बंगाल। वो आ जाएगी सितंबर या अक्टूबर में। मेरे ख्याल से वो किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें जितनी किताबें हमने पढ़ी हैं उसके अंश निकाल के एक अलग तरह से मैंने किताब लिखी है। एक थोड़ी मेरी स्टाइल की है वो, मतलब उसमें फिलॉसफी भी है, स्टोरी भी है और रिसर्च भी है, सारा का सारा। तो मैं तो वही किताब रेकमेंड करूँगा। उसके अलावा तो बहुत तमाम किताबें, आप चले जाइए, आप लिखिए ना डायरेक्ट एक्शन डे, इतनी सारी बुक्स हैं। कोई एक किताब नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत सारी किताब, क्योंकि एक किताब आपको बायस कर देगी। इंडिया के पार्टीशन के ऊपर किताबें जो हैं कंप्लीट बुक्स नहीं है, आधी अधूरी किताबें हैं। किसी ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी, किसी ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी। वो आपको पूरा सत्य कभी नहीं पता चलेगा, अर्ध सत्य पता चलेगा, और उसमें आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी ये सारे चैप्टर्स, चाहे वो नुआखाली हो, चाहे डायरेक्ट एक्शन डे हो, इसके बारे में इतनी डिटेल्स पढ़ाई जानी चाहिए? क्यों नहीं पढ़ानी चाहिए? वो लोग, अच्छा चलिए मैं आपसे होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं ज्यूज? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी हम गए थे अमेरिका, तो हमारे साथ एक कैमरामैन गया था, यंग लड़का है। तो पल्लवी से कहता है कि मैडम हम लोग बॉस्टन जाएंगे क्या? तो हम बॉस्टन नहीं जा रहे थे इस ट्रिप में।
तो पल्लवी ने कहा क्यों नहीं जा रहे, क्यों तुम क्यों जाना चाहते हो, कोई रिलेटिव रहता है? कहता नहीं, मुझे वहाँ जाके बॉस्टन टी पार्टी देखना है। बॉस्टन टी पार्टी में एक फेमस, जैसे जब वो अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ पे जब विद्रोह हुआ था तो उन्होंने जैसे अपने अंदर ये नमक सत्याग्रह हुआ था ना, गांधी जी ने किया था, तो वैसे ही वहाँ पे टी के ऊपर टैक्स लगता था, तो उन्होंने टी के जो बैग्स थे उठा उठा के समुद्र में फेंके थे, उनका विद्रोह था। अच्छा। तो बॉस्टन टी पार्टी उसको बोलते हैं। तो पल्लवी ने, तुम बॉस्टन टी पार्टी के बारे में कैसे जानते हो? कहता मैंने पढ़ा है कोर्स में अपने। इसने बॉस्टन टी पार्टी के बारे में पढ़ा है पर डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में नहीं पढ़ा है। कितने अफसोस की बात है। डायरेक्ट एक्शन डे के बिना पार्टीशन हो ही नहीं सकता था भारत का। करेक्ट। और उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया उसको। आपको लगता है हिस्ट्री रिपीट होती है? हिस्ट्री को जब नहीं जानते तो हिस्ट्री रिपीट होती है। जो लोग हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं वहाँ हिस्ट्री रिपीट होती है। यही कारण है कि भारत में जिस कम्युनल वायलेंस के कारण पार्टीशन हुआ, वो कम्युनल वायलेंस आज़ादी के बाद कभी रुकी नहीं, क्योंकि हमें हिस्ट्री नहीं पता। जब हिस्ट्री पता चलेगी तो रुक जाएगी। आज की डेट में सोहरावर्दी का किरदार कौन? देखो, मैं तो अभी हमारा ट्रेलर जिसने बैन किया, हम तो उसी वही मेरे लिए सोहरावर्दी है। और जिन्ना? अब आज के जो जिन्ना है ना, वो एक शक्ल के नहीं है, वो बटे हुए कई सारे जिन्ना है। फिल्म में देखना एक बड़ा अच्छा सीन है, मिठुन दा का ही है, उसमें आपको समझ में आएगा। पल्लवी का डायलॉग सुना आपने लास्ट में जो बोलती है कि ये सब एक खेल है, सिर्फ चेहरे और नाम बदलते हैं, खेल वही रहता है। तो नाम और चेहरे बदलते हैं पर जिन्ना वही रहता है। डायलॉग्स का अपना इम्पोर्टेंस होता है, ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, म्यूज़िक। और क्या ऐसी चीज़ है जो मूवी को एक रिकॉल वैल्यू देती है और उसके बाद में आगे की भी डिस्कशन होता है कि हाँ वो मूवी देखी थी, उसमें ये चीज़ दिखाया था। एज अ फिल्म मेकर आपको क्या लगता है, क्या ऐसे प्लस पॉइंट्स होते हैं मूवी के? कंटेंट ऑफ कोर्स, डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और क्या जो रियलिज्म दिखाता है? कैरेक्टर्स। बिना कैरेक्टर्स के फिल्म कुछ भी नहीं है। वो कैरेक्टराइजेशन और एक्टिंग। देखिए, मैं बहुत अच्छा कैरेक्टर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं मदर इंडिया का भी कैरेक्टर लिख सकता हूँ, लेकिन अगर एक्टिंग अच्छी नहीं तो आपको बेकार लगेगा। और मैं बड़ा मामूली सा कैरेक्टर लिख सकता हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा हो तो मजा आ जाएगा। गब्बर सिंह शोले में था, गिने चुने सीन थे पूरी फिल्म में, 3-4 सीन हैं, ज़्यादा नहीं है। गब्बर सिंह के 4-5 सीन है, ज़्यादा नहीं है। कितने आदमी थे, कोई डायलॉग है? ये कोई डायलॉग है? कितने आदमी थे? होली का भाई, ये कोई डायलॉग है? अब नमक खा, अब नहीं नमक, अब गोली खा, ये कोई डायलॉग में डायलॉग हुआ है ना? अरे सांभा। पर जिस तरह से उसको निभाया उसने, वो आपको छाप छोड़ जाता है। और कई लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। कितनी फिल्मों में कितनी अच्छी एक्टिंग कई लोग करते हैं, वो आपको याद रहते हैं कैरेक्टर्स। लेकिन एक्टिंग अच्छी नहीं होती है ना, तो कितना भी अच्छा कैरेक्टर हो तो फिर याद, उस वक्त तो आप फिल्म देखेंगे, ताली बजा देंगे, खुश होंगे, लेकिन बाहर निकल के आपके साथ रहेगा नहीं। जैसे जीवन में जब आप अच्छे लोगों से या ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलते हैं, जिनकी एक पर्सनैलिटी होती है, कैरिज्मा होता है, वो आपके दिमाग में रह जाते हैं। आप एक शादी में जाइए, एक पार्टी में जाइए, 100, 50, 200, 1000 लोगों की, 1-2 कोई ऐसे चेहरे होंगे आपको याद रह जाएंगे। आप जाइए अनजान लोगों, किसी दोस्त के साथ चले गए किसी पार्टी में, अनजान लोग हैं, उसमें कोई एक आध आदमी होगा, उसने कुछ ऐसी बात करी होगी, आपके जहन में रह जाएगी। तो क्या है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी बोला जाए वो इंसान के जीवन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैं खुद डायलॉग लिखता हूँ, तो डायलॉग वो होना चाहिए जो आपको कोई एक नई चीज़ आपके जीवन में खोले, नई खिड़की खोले। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है तो उस डायलॉग का अर्थ नहीं है, राइट? फिर तो वो उसका कोई मतलब नहीं। और जब मामूली सा डायलॉग हो, कई बार लिखना भी पड़ता है बातचीत के लिए, तो फिर वो एक्टर इस तरह से उसको बोले कि उसमें वजन आए। तो मैं फिल्मों में डायलॉग को लेके बहुत वो रहता हूँ और डायलॉग पे बहुत जान लगाता हूँ और बड़ी मेहनत करता हूँ। तो जैसे ताशकंद फाइल्स जब बनाई थी तो जिन लोगों ने देखी और फिर फिल्म ली नहीं, हमारी रिलीज़ नहीं हो पाई, कह रहे इसमें डायलॉग बहुत है, सब हर आदमी बोल ही रहा है, कोई नहीं देखेगा ये फिल्म, बरवोस है। और उसी फिल्म को बेस्ट डायलॉग स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड मिला। तो ऐसा नहीं है, लोग डायलॉग सुनते हैं, लोगों को पसंद आते हैं, और जो अच्छी भाषा में। और मैं कोशिश करता हूँ
हिंदी मैं समझता हूँ, तो इसलिए अच्छी भाषा में बोलने लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फिल्म देखते हुए लोगों को भाषा भी बेटर हो तो अच्छा है, बल्कि मैं ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूँ जो लोग समझें। जैसे मिठुन दा कश्मीर फाइल्स बोलते हैं बड़ी विडम्बना है, तो कहने लगे यार ये डायलॉग मत लिखो यार, कई लोग की विडम्बना कौन समझेगा आज का जवान। सब समझते हैं, अच्छी बात सब समझते हैं। तीनों मूवीज में से सबसे दिल के करीब कौन सी फाइल्स है आपके, और कोई ऐसा इमोशनल सीन या उस टाइम पे मोमेंट जो आप आज हमसे शेयर करना चाहें? अब देखो, माँ को तो अपने सारे बच्चे प्यारे लगते हैं, लेकिन माँ सबसे ज़्यादा उसी बच्चे की चिंता करती जो सबसे अधिक कमज़ोर होता है, राइट। तो मेरे लिए तो बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम जो है वो ज़िंदगी भर इट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म, क्योंकि बिकॉज सबसे गरीबी से कर संघर्ष के साथ वही बनी, उसको बड़ा सींच के हमने पाल पोस के बड़ा किया उस फिल्म को, और उस फिल्म ने मुझे बहुत दिया भी ज़िंदगी में। तो इसलिए मेरे लिए तो वो फिल्म कभी मैं उसके बिना अपना अस्तित्व नहीं मान सकता, वरना सारी ही फिल्में मैं ग्रो करता जा रहा हूँ उनके साथ जी। पर बंगाल फाइल्स मेरे ख्याल से अब तक की मेरी सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे चैलेंजिंग फिल्म है। अगर ये पास हो गया तो संतुष्टि मिलेगी कि हाँ पप्पू पास हो गया। डिफिकल्ट किस सेंस में? बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट वाइज बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हिंदू मुस्लिम इशू पे खुल के बात करना, भारत में फांसी पे लटकना है। दूसरा, पार्टीशन पे हर आदमी ज्ञानी है। आप देखिएगा जब फिल्म आएगी तो लेफ्टिस्ट लोग कैसे भड़केंगे, क्योंकि हर आदमी ज्ञानी, पार्टीशन में हर आदमी सोचता है, वो सब कुछ समझता है, लेकिन तो इसलिए उसमें किस तरह से किया जाए। और तीसरा, इसमें बहुत मेटाफर्स और सिंबलिज्म मैंने यूज़ किया है। इसलिए नहीं किया है कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ किया, मैंने अपने लिए किया है, और मुझे ऐसा विश्वास है आम आदमी समझ जाएगा उसको। काफ़ी सिंबलिज्म यूज़ किया है, और नहीं समझे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। घर में एक अच्छी पेंटिंग लगी है, आप देखो नहीं देखो क्या फ़र्क पड़ता है, इज़न्ट इट? लेकिन अगर देखो तो उसकी तारीफ कर सकते हो, और इग्नोर भी कर दो तो क्या फ़र्क, घर आए हो चाय पियो निकल जाओ। तो स्टोरी टेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, बट आई हैव ट्राइड टू यूज़ लॉट ऑफ मोटिव्स, क्योंकि कई बातें जो हैं वो शब्दों से नहीं कह सकते, तो इसलिए उनको चित्रण किया उसका। अब लोग समझेंगे तो समझेंगे, अब उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। बंगाल फाइल्स में कोई ऐसा मोमेंट है जिसने आपको भी इमोशनल कर दिया हो या अंदर से झकझोर दिया हो? एक नहीं, बहुत हैं, कई सीन्स हैं इसमें जो यानी आप देख भी नहीं पाएंगी, कई जगह आप आंख बंद कर लेंगी, और हमारे साथ भी वही हुआ, यानी शूट करते हुए भी आंख बंद करनी। कई दिन क्या, मैं तो मेरे साथ तो ये हो गया था कि एक आध सीन शूट करने के बाद कि मैं कई दिनों तक बोल ही नहीं पा रहा था। लोग मेरे असिस्टेंट, सर क्या करना है, मैं कहता बताता हूँ, फिर आए सर आप क्या करना है, मैंने बताता हूँ। मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता था, मैं इतना ज़्यादा मैं आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन, मुझे कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था कि मुझे लगता था सब ख़त्म होने वाला है। तो जब आप एक्सीडेंट के बारे में सुनना और एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होना, दोनों की दहशत अलग है। तो जब आप शूट करते हैं, लिख तो दिया, हाँ भाई पढ़ा था लिख दिया, सब प्लानिंग हो, लेकिन जब आप रियल शूट करते हैं उन एक्टरों के साथ वही चीज़ होते हुए, तो वो रियल हो जाता है। तो मैंने वो अपनी आंखों से देखा है, पूरी यूनिट सहम गई थी। आगे का क्या सोचा है आपने इसके बाद? क्या दोबारा से कोई फाइल्स पे हम देखने वाले हैं, या आप पूरा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे कोई दूसरी? अभी तो सिर्फ इतना सोचा है कि यहाँ से निकलूँगा और सबसे पहले लॉयर्स से बात करूँगा, अभी जो नई FIRs हुई हैं उनके साथ क्या करना है उसको डील करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। पर फिल्म के बारे में है, आई हैव सम प्लान, पर अभी मैं सिर्फ इसी पे फोकस कर रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं, वो तो देखो फिर वो शेख चिल्ली वाली बात है कि अच्छा ये प्लान किया वो प्लान किया, ये ठीक ठाक करें। मैं अर्जुन की तरह मछली की आँख दिखती है, एक मछली की आँख तक तीर पहुंच जाए, फिर दूसरी मछली टांगेंगे, फिर देखेंगे क्या। आप जो फाइल्स पे जो सीरीज कर रहे हैं, जो आप सरकारी दफ्तरों में कहते हैं फाइल्स बंद रहती हैं, इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं होती, इतनी डीप रिसर्च आपके पास कहाँ से आती है, ऑथेंटिक डीप रिसर्च? अबे वो तो हमारी एक्सपर्टीज है, अब तुम्हें क्यों बताएं तो उसी की तो रोजी रोटी खाते हैं। नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम सब करते हैं, कभी RTI से करते हैं, कभी इधर से करते हैं, आर्काइव्स में जाते हैं, मेहनत करते हैं। अब नाउ आई हैव अ वेरी टैलेंटेड टीम, ट्रेन हो गए हैं। पर आपने ये सोचा है कि अभी रिलीज से पहले आप बीच बीच में लोगों को बताते रहो विद प्रूफ कि क्या क्या चीजें हम दिखा रहे हैं? हाँ, मैं अपने तो सब हम भाई जितना कर सकते हैं उतना कर ही रहे हैं। पिछले 1.5 साल से मैं अपने आई एम बुद्धा चैनल पे लगातार पॉडकास्ट कर रहा हूँ बंगाल की
स्टोरीज को लेके, एक हर हफ्ते कर रहा हूँ। इतनी सारी की हैं, वो अपने आप में एक वॉल्यूम बन गया है। फिर सोशल मीडिया में मैं लिखता ही कुछ करते ही रहते हैं। और पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग एक डिड यू नो सीरीज निकाली है, और उसमें एक एक घटना जो फिल्म के अंदर है उसका हमने प्रमाण के साथ उसको डाल रहे हैं, एक वंदे मातरम न्यूज़पेपर के अंडर। उसको आप देखिए अगर जाके, और वो इतनी वायरल होती हैं। आप मैंने कहा था इसमें कौन इंटरेस्टेड होगा, एक ब्लैक एंड वाइट न्यूज़पेपर हम बना देते हैं रोज, तो अरे इतना वायरल होता है आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। ये टॉपिक अभी निकले नहीं तो लोगों को जानना है कि और क्या और क्या और क्या। जी। तो फ्यूचर में हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं आगे, आफ्टर द बंगाल फाइल्स? देखो ये फिल्म तो मैं 2 पार्ट में ही बनाने वाला था, अब देखते हैं क्या होता है। आप जब फिल्म Okay. देखेंगे उसके फिल्म खत्म होती है तो एंड में क्लू भी है कि क्या इसके बाद करने वाला हूँ। तो आपके उत्तर का जवाब जो है उसकी कीमत है 300 रुपए। आपको 300 रुपए का एक टिकट खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मैं आपके अकेले नहीं श्रोताओं- जाऊंगी, मैं और भी लोगों को लेके जाऊंगी अपने साथ। यंग लोगों को लेके जाना जी है ना, यंग जी। लोगों को लेके जाना। जी। ये फिल्म यंग लोगों के लिए बनाई है, उनको देखना बहुत जरूरी है। जी ठीक है विवेक जी, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। इसमें आपको जो भी दिमाग में आएगा आपको वो बताना है। सो बॉक्स ऑफिस सक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑडियंस अवेयरनेस? ऑडियंस अवेयरनेस। फिल्म मेकिंग में अगर एक बदलाव करना चाहोगे तो क्या? कि फिल्म जो है वो आर्ट फॉर्म है, वैरायटी शो नहीं है। ये बात मैं बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स तक चाहता हूँ कि उनको इस सद्बुद्धि मिले, और उसको आर्ट फॉर्म की तरह ही देखना चाहिए। और आर्ट का जो हाईएस्ट फॉर्म है वो है सिनेमा। क्या फिल्म में एंटरटेनमेंट ज़रूरी है? एंटरटेनमेंट, हर चीज़ ही एंटरटेनमेंट है। आप सड़क पे खड़े हो जाइए, पान की दुकान के सामने जो सामने चल रहा है वो भी एंटरटेनमेंट है। लेकिन सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट 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 है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता, इससे अधिक बकवास बात कोई नहीं हो सकती है। एक बुक जो आप लगता है कि सबको पढ़नी ही चाहिए? गीता। ओके। फिल्म मेकिंग क्या है? फिल्म मेकिंग जीवन है। जो जीवन है वही फिल्म मेकिंग है। जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन के दर्द सुख जो है वही है। पर मैं उसको समराइज ऐसा करता हूँ, मेरे लिए फिल्म मेकिंग क्या है मैं ये बता सकता हूँ, औरों का मुझे नहीं पता। मेरे लिए फिल्म मेकिंग समुंदर की लहरों की तरह है। ऐसे उठना, गिरना, बनना, बिगड़ना, राह आती चट्टानों से टकराना, फिर टूटना, फिर गिरना, फिर बनना, फिर उठना, ये है मेरे लिए फिल्म मेकिंग। कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आप हमेशा काम करना चाहोगे? मैं मिठुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, ये तो 2 एक्टर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी भी फिल्म बनाऊँ उसमें हूँ। क्योंकि एक तो इनके साथ मुझे काम करने में आनंद भी आता है, और ये अद्भुत एक्टर्स हैं, इनसे जो बोलो वो कर देते हैं। पल्लवी ने अभी पिछली फिल्म में नेगेटिव रोल किया था तो लोग कहते थे कि वी हेट यू, इतना गंदा किया। इसमें माँ भारती बनी, तो इतना जो वैरायटी का जो रोल है वो कर पाना हर किसी के बस का नहीं है। तो और भी कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं करता हूँ, लेकिन मैं अच्छे एक्टरों के साथ काम करना चाहता हूँ। क्रिटिसिज्म से बचने के लिए आप क्या करते हो? मैं ट्विटर के रिप्लाईज नहीं पढ़ता हूँ। ओके। स्ट्रेस से बचने के लिए आप क्या एक एडवाइस है जो सबको देना चाहोगे? तो व्हाट यू ईट, हाउ मच यू मूव इन अ डे, एंड हाउ मच सपोर्ट सिस्टम डू यू हैव, एंड हाउ मच यू स्लीप, ये 4 चीज़ें तो साइंटिफिकली स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए है। सर कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है, तो क्या सिनेमा से समाज राइट डायरेक्शन में भी जा सकता है इन्फ्लुएंस होके? ऑफ कोर्स, बिल्कुल जाना ही चाहिए। यही सिनेमा का पर्पस है। सिनेमा, अब चलिए कमर्शियल फिल्मों की बात है, आपने आनंद फिल्म देखी होगी, 3 इडियट्स देखी होगी। चलिए 3 इडियट्स ने कितने यंग लड़के लड़कियों को कुछ एहसास कराया कि नहीं कराया, राइट? बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम में कितने यंग लड़के लड़कियों को एहसास कराया। तो सिनेमा डेफिनेटली जो है सोसाइटी का आईना भी है, और सोसाइटी का, जैसे हमने अपनी फिल्म में बोला, बंगाल लाइट हाउस है, लाइट हाउस भी है सिनेमा। जी। अगर आप कभी ट्रोल होते हो किसी मूवी को लेके, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, अलग अलग टाइप के लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, उस टाइम पे आप क्या करते हो? इग्नोर करते हो, कमेंट करके रिप्लाई करते हो, या फिर ब्लॉक कर देते हो? मैं सिर्फ इग्नोर करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच विवेक जी हमसे बात करने के लिए, नो द नेशन पॉडकास्ट में आने के लिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और आई होप आप 5 सितंबर को द बंगाल फाइल्स देखने जाएं और अपने साथ जितना हो सके यंगस्टर्स को ज़रूर लेके जाएं, और कमेंट करके बताएं आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।